गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ जी? ਵਧੀਆ ਸਾਰੇ एकदम। चलो बहुत बढ़िया जी, बढ़िया ही होना चाहिए। अच्छा, कई बच्चे ना मुझसे बड़े परेशान हैं। कई बच्चे मुझसे बड़े परेशान हैं, कह रहे हैं सर आप संडे को भी छुट्टी नहीं देते, संडे को भी आप यहाँ पे आ जाते हो। एक बात मुझे बताओ नालायकों, जब मैं मंडे से संडे आपके लिए लगा सकता हूँ तो क्या आप मेरे लिए नहीं लगा सकते? मतलब क्या मैंने संडे को छुट्टी ली है? संडे को मैं भी तो रिकॉर्डिंग करता हूँ ना, तो फिर आप क्यों नहीं पढ़ सकते? मतलब 1 घंटा आपको पढ़ना है, उसके अंदर भी मुसीबत है। कई बच्चे कहते हैं "सर, संडे को ना क्लास मत लिया करो, सैटरडे तक लिया करो, संडे ना हमारी छुट्टी होती है, हम मस्ती करते हैं"। तुम्हारी कराता हूँ मस्ती, नालायक को एग्जाम आने वाले हैं जून में। ठीक है, वो सारी मस्ती वस्ती छोड़ के अपना तैयारी में लग जाओ। अच्छा, आज हमारा स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 8 है। और आज सब जानते हैं कि जो अभी तक हमने 3 रिवीजन क्लास की हैं चैप्टर नंबर 1 की, उसके आज हमें एमसीक्यूज करने हैं। ठीक है जी। और वो एमसीक्यूज मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल चुका हूँ। जिन जिन बच्चों को नहीं पता, प्लीज एक बार फटाफट से ऐसा करो, वीडियो पॉज करो, टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहां से एमसीक्यूज डाउनलोड करो। उसके आंसर उसमें नहीं होंगे, उसके जो आंसर होंगे ना आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आंसर मैंने जानबूझ के नहीं दिए थे। क्यों नहीं दिए? क्योंकि उसके आंसर जो होंगे आज आप मुझे दोगे जी इस सेशन के अंदर। मतलब हर क्वेश्चन का आंसर ना मुझसे पहले आप निकालने की कोशिश करोगे। और अगर वो सारे के सारे एमसीक्यूज आपने सही कर दिए, मैं सही बता रहा हूं सर, एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा ना बेसिक कॉन्सेप्ट का, आप गलती नहीं करके आ सकते। तो जितने बेस्ट एमसीक्यूज हैं उसके अंदर मैंने डाले हुए हैं। अच्छा, एक बच्चा कह रहा था कि सर जो इस बार रिवाइज एमसीक्यूज हैं, तो क्या वो क्वेश्चन बैंक आप एमसीक्यूज वाला इशू नहीं करोगे? सर बहुत जल्दी, ये लगा लो इस वीक के अंदर मैं 2 सरप्राइज आपको देने वाला हूं। एक तो पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक एमसीक्यूज रिवाइज वाला फ्री ऑफ कॉस्ट मैं अपनी पूरी की पूरी सीएस की फैमिली के लिए इशू करने जाऊंगा। और दूसरा जो मैं आपको नोट्स यहाँ पे दिखा रहा हूँ, हैंड रिटन नोट्स हैं। बच्चा कह रहा है हे भगवान जी, काश वो भी सर हमें दे दें। टेंशन मतलब, मैंने क्या कहा, मैं आपकी परफॉर्मेंस चेक कर रहा हूँ। आज के टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस चेक करूंगा। आपकी परफॉर्मेंस के अगर परफॉर्मेंस आपकी बहुत बढ़िया होगा ना, तो एमसीक्यूज का क्वेश्चन बैंक तो कंफर्म आपको दूंगा ही दूंगा। 4-5 दिन में अनाउंसमेंट निकाल दूंगा। कम से कम मेरे ख्याल से 2000 एमसीक्यूज होंगे। 2000 एमसीक्यूज मेरी पूरी सीएस फैमिली के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। आपको बता दूंगा डाउनलोड करने कहां से हैं, डाउनलोड कर लेना, उसकी प्रैक्टिस आप कर लेना। बट ध्यान रखना सर, जो उसके अंदर एमसीक्यूज होंगे ना और जो यहाँ रिवीजन क्लास में एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे वो अलग होंगे। मतलब रिवीजन क्लास वाले एमसीक्यूज आपके अलग होंगे, क्वेश्चन बैंक में अलग होंगे, तो आपने वो भी कंप्लीट करने हैं और रिवीजन क्लास वाले भी कंप्लीट करने हैं। एक बच्चा कह रहा है सर थैंक यू सो मच, मन कर रहा है जब भी डाल लूं आपको। नालायक, इधर देखो ध्यान से, आप मुझे इतना प्यार करते हो ना, तभी मेरे को लगता है कि नहीं मुझे आपके लिए कोई काम करना है। और जो हैंड रिटन नोट्स हैं उसकी भी बहुत जल्दी अनाउंसमेंट करूंगा। मैंने कहा ना 2 सरप्राइज आने वाले हफ्ते में आपके लिए हैं। आप कहोगे सर थैंक यू सो मच, आपने हमारा काम कर दिया। बट उसके लिए जितने बच्चे मेरे सामने बैठे उनकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होनी चाहिए। मतलब जब मैं होमवर्क दूं, जैसे आपके अभी मैसेज आ रहे हैं ना, वैसे मैसेज भर जाएं ताकि मुझे लगे कि वाकई मेरी फैमिली इस बार पढ़ रही है। ठीक है जी, चलो इधर देखो ध्यान से, तो टेंशन मत लेना। अच्छा, पहले फटाफट से जाओ टेलीग्राम चैनल पे, एमसीक्यूज डाउनलोड करके यहाँ पे आके बैठ जाओ, क्योंकि सारे एमसीक्यूज आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जिसके सारे के सारे एमसीक्यूज सही होंगे ना, इट मीन ये समझ लो चैप्टर नंबर 1 उनका पूरा कंप्लीट हो चुका है जी। चैप्टर नंबर 1 उनका जबरदस्त तरीके से कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि अगर वो एमसीक्यूज आपके सही हैं, इट मीन आपने चैप्टर नंबर 1 बिल्कुल ध्यान से पढ़ा है। लो जी, अब देखना यहाँ पे जी, तो आज हमारे स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 8 आज हमें स्टार्ट करना है। आज हमें करनी है एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। बट इस एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने से पहले ना, लास्ट क्लास में एक मैंने आपको होमवर्क दिया था, अगर आपको ध्यान रहो, होमवर्क चैप्टर नंबर 1 का मैंने होमवर्क दिया था। अच्छा, और एक डायग्राम मैंने आपको दिखाया था सेक्शन नंबर 115 बीएससी जो हमने स्टार्ट किया था ना, उस डायग्राम में मेरे ख्याल से आपका सेक्शन नंबर 35 एडी मिस था। तो वहां पे 35 एडी आएगा, उसको एक बार लिख लेना, वो बाई मिस्टेक उस डायग्राम के अंदर नहीं आया। आपको मैं दिखा देता हूं जी, इधर देखो ध्यान से। तो ये डायग्राम मैंने लास्ट क्लास में आपको बनवाया था। इस डायग्राम के अंदर मैंने कहा था कि सैलरी में कौन कौन से बेनिफिट नहीं मिलेंगे, हाउस प्रॉपर्टी में कौन से नहीं मिलेंगे, पीजीपी के अंदर कौन से नहीं मिलेंगे। तो पीजीपी के अंदर ना एक सेक्शन नंबर 35 एडी था, वो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ था, प्लीज उसको लिख लेना। उसका बेनिफिट भी आपको नहीं मिलेगा, बस ये बात ध्यान देना। और बाकी आपके अदर सोर्स में कौन से हैं, क्लबिंग में कौन से हैं, डिडक्शंस में कौन से हैं, ये डायग्राम आपने कंप्लीट बना दिया था। उम्मीद करूंगा सारे के सारे बेनिफिट आपको याद हो चुके होंगे कि कौन से बेनिफिट नहीं मिलेंगे। अब इसको छोड़ के जो भी बेनिफिट होंगे ना, मैं दोबारा बोल रहा हूं जी, इन बेनिफिट को छोड़ के जो बेनिफिट्स होंगे वो सारे क्लेम कर सकते हो अगर आप 115 बीएससी लेते हो। बट अगर कोई पर्सन 115 बीएससी लेगा, उस केस में ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे, बस ये बात ध्यान देना। आओ जी, अब एक बार होमवर्क पे आओ। अगर आपका होमवर्क सारा सही है, अगर आपका होमवर्क सारा सही है, इट मीन ये सारे बेनिफिट आपको समझ में आ चुके हैं। मैं कई बच्चों के नाम लूंगा जी, मैंने कई बच्चों के नाम पढ़े हैं, तो उन बच्चों के नाम मैं लेने जा रहा हूं। अच्छा, इन बच्चों में सबके सही नहीं है, इन बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन नालायक बच्चों ने गलतियां भी की हैं।
तो सब बच्चे, इवन ये बच्चे जिनके नाम लूंगा वो, और जिनके नाम बाई चांस मैं नहीं ले पा रहा वो भी चेक करेंगे आपसे गलती कहाँ कहाँ हुई है। और जिनके नाम मैं नहीं ले पाऊंगा ना, बुरा मत मानना सर, बड़ा भाइयों गलती हो जाती है। आप ना मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर आपने हमारा नाम नहीं लिया, अगली क्लास में आपका नाम मैं पक्का लूंगा, ठीक है। लोरी सबसे पहले मनीष, पलकू, सुदीक्षा, प्रखर, सागर, राधा, आयुष, मुस्कान, पार्थ, खुशी, समीक्षा, राधिका, विकास, कुणाल, उसके बाद ऋषभ, सिमरन, भव्या, अलका और जसप्रीत, इन सब बच्चों ने मुझे आंसर भेजे हैं। और भी बहुत सारे बच्चे हैं, मैं नहीं कह रहा और भी बहुत सारे बच्चे नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने आंसर भेजे हैं। तो सब बच्चे एक बार आंसर चेक करेंगे आपने कहां कहां गलती की और क्या क्या आपके सही है। आओ जी इधर देखो ध्यान से। सबसे पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म अलाउंस जी। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है यूनिफॉर्म अलाउंस, अगर आप 115 बीएससी लोगे तो क्या यूनिफॉर्म अलाउंस का बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। रीजन बोलो, क्योंकि 10-14 में कवर है। याद करो मैंने कहा था कि 10-14 के आपको सारे अलाउंस नहीं मिलेंगे, 4 अलाउंस छोड़ के। मतलब 10-14 में जितने भी अलाउंस कवर होंगे ना, सिंगल अलाउंस भी आप 115 बीएससी के टाइम पर माइनस नहीं करोगे, बट 4 अलाउंस ऐसे होंगे जो आपको माइनस कर दिए जाएंगे। कौन कौन से होंगे? एक तो कन्वेंस अलाउंस होगा, ट्रैवलिंग अलाउंस होगा, फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस हैंडीकैप वाला हो गया, फिर डेली अलाउंस हो गया। ये 4 अलाउंस आपको मिलेंगे। इन चारों को छोड़ के कोई भी अलाउंस आपको नहीं मिलेगा, बस ये पर ध्यान दो। अब एक बार चेक करो जी, यूनिफॉर्म अलाउंस इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा जी। अगला स्टैंडर्ड डिडक्शन, हाँ जी पूरी क्लास से क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 क्या आपको बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, देखो मैंने क्रॉस मारा हुआ है। आगे कन्वेंस अलाउंस जी, फटाफट से बोल दो, कन्वेंस अलाउंस का बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा? यस मिलेगा, देखो मैंने यहाँ पे टिक किया हुआ है जी। उसके बाद जी ट्राइबल एरिया अलाउंस, क्या ट्राइबल एरिया अलाउंस का बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। रीजन बिंग क्योंकि 10-14 में कवर है, मैंने क्रॉस मार दिया। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, इसका बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। हेल्पर अलाउंस, इसका बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। अगला आ गया डेली अलाउंस, हाँ सोच समझ के बोलना, डेली अलाउंस। सर चैट बॉक्स भर जाना चाहिए यस या नो के अंदर। डेली अलाउंस मिलेगा नहीं मिलेगा? यस मिलेगा जी। अगला मेडिकल फैसिलिटी, हाँ मेडिकल फैसिलिटी परक्यूजिट है, अलाउ सोच के बोलना, क्या परक्यूजिट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे? यस मिलेंगे। अगर आपने देखा 115 बीएससी में अलाउंसेस देने से मना किए हैं, परक्यूजिट देने से मना नहीं किए। इट मीन अगर मैं परक्यूजिट की बात करूंगा, सेक्शन 17 में कवर होते हैं, चाहे ऑप्शन 1 लो चाहे ऑप्शन 2 लो, परक्यूजिट्स आपको मिल जाएंगे, बस ये पर ध्यान दो। तो देखो मेडिकल फैसिलिटी यस मिल जाएगा। उसके बाद है लीव ट्रैवल कंसेशन एलटीसी, हाँ जी एलटीसी आपको मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, देखो क्रॉस है। उसके बाद आरएफए, हाँ जी आरएफए आपको मिलेगा नहीं मिलेगा? यस मिल जाएगा जी। अब कई नालायक बच्चों ने ना आरएफए में क्रॉस मारा हुआ है, सर वहां पे एचआरए नहीं मिलेगा, आरएफए आपको मिल जाएगा। याद करो रेंट फ्री एकोमोडेशन परक्यूजिट में कवर होता है, और गवर्नमेंट ने कहीं पर भी नहीं कहा कि अगर 115 बीएससी लोगे तो परक्यूजिट नहीं मिलेगा। तो मेरे नोनू, मेरे सोनू, मेरे मोनू, मेरे मेहरून, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे क्या क्या नाम है, बैंगनी कलर के बच्चे, बस इतनी बात ध्यान देना कि आरएफए की बात करूंगा तो आरएफए परक्यूजिट है, वो आपको मिल जाएगा। अगर एचआरए की बात करूंगा वो आपको नहीं मिलेगा, बस ये बात ध्यान दो। तो देखो अगला पॉइंट जी, एचआरए मैंने क्रॉस मारा हुआ है, एचआरए आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ये भी नहीं मिलेगा आपको। फिर आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A, आपने बोल देना हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में, हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में 24B जो इंटरेस्ट वाला है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में नहीं मिलेगा, लेट आउट वाले केस में मिल जाएगा। और 24A तो मिल ही जाएगा, देखो 24A यस मिलेगा। उसके बाद इंटरेस्ट डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B इन केस ऑफ लेट आउट, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जो गवर्नमेंट ने देने से मना किया है क्या वो हर केस में देने से मना किया है या सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में? तो अगर कोई लेट आउट हाउस है उसके लिए इंटरेस्ट पे करूंगा, डिडक्शन आपको मिल जाएगी, देखो मैंने यहाँ पे टिक किया हुआ है जी। उसके बाद देखो इंटरेस्ट डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, हाँ जी बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, देखो मैंने क्रॉस मारा हुआ है। सेक्शन 54 एग्जाम्पशन अंडर कैपिटल गेन चैप्टर, हाँ जी कैपिटल गेन के चैप्टर में 54 की एग्जाम्पशन मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी जी, देखो मैंने यहाँ पे टिक किया हुआ है। आगे नॉर्मल डेप्रिसिएशन, पूरी क्लास से मेरा क्वेश्चन है नॉर्मल डेप्रिसिएशन अलाउड होगा नहीं होगा? बिल्कुल अलाउड होगा, मैंने कहा था एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, नॉर्मल आपको मिल जाएगा। अगला देखो जी 3511, हाँ नहीं सोच समझ के बोला, 3512, 3512A और 3513 नहीं मिलते, 3511 और 3514 जो होंगे वो आपके अलाउड हो जाएंगे। तो देखो ये 3511 अलाउड है। उसके बाद 3513 जो होगा ये आपको अलाउड नहीं होगा। 3514 अगर कोई कैपिटल खर्चा किया साइंटिफिक रिसर्च पे ये आपको अलाउड हो जाएगा। उसके बाद 35AD, हाँ नहीं फटाफट से बोल दो, 35AD में जो आपके 14 बिजनेस होंगे क्या वो अलाउड होंगे नहीं होंगे? नहीं होंगे, देखो यहाँ पे मैंने क्रॉस मारा हुआ है जी। 35CCC एग्रीकल्चर एक्सटेंशन,
उस पे जो भी खर्चा करोगे उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। देखो मैंने क्रॉस मारा हुआ है। 37 जर्नल डिडक्शन, ये आपको बेनिफिट मिल जाएगा, देखो मैंने यहाँ पे टिक किया हुआ है। उसके बाद 32 एडी इन्वेस्टमेंट अलाउंस, ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद सेक्शन 57 1 टू ए फैमिली पेंशन वाली डिडक्शन, वो आपको नहीं मिलेगी, देखो मैंने क्रॉस किया हुआ है। उसके बाद सेक्शन 57 में जो अदर डिडक्शन होंगी वो सारी मिल जाएंगी, बस फैमिली पेंशन वाली नहीं मिलेगी। मतलब फैमिली पेंशन को छोड़ के अदर सोर्स में जो दूसरी डिडक्शंस होंगी वो तुम क्लेम कर सकते हो, फैमिली पेंशन वाली क्लेम नहीं कर सकते। तो देखो अदर जो हैं वो आपको मिल जाएंगी। उसके बाद 1032 जो 1500 रुपए पर चाइल्ड की एग्जाम्शन मिलती है क्लबिंग ऑफ इनकम वाले केस में, आपको मिलेगी नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी, देखो मैंने यहाँ पे क्रॉस मारा हुआ है जी। उसके बाद सेक्शन 80C ट्रिपल सी 80 CCD 1 ये आपको नहीं मिलेंगे, बट जो 80 CCD 2 होगा ये आपको मिल जाएगा, और जो आपका 80U होगा ये भी आपको नहीं मिलेगा। तो झूठ मत बोलना, आपके हाथ में किताब है, आपके हाथ में नोट्स हैं, झूठ मत बोलना। किन किन बच्चों के 100% सारे के सारे सही थे? बिल्कुल झूठ मत बोलना जी। किन किन बच्चों के 100% सारे के सारे बिल्कुल सही थे, सिंगल भी गलत नहीं, सिंगल भी गलत नहीं था। कई बच्चे तो चलो हैं, ठीक है जी, और बाकी जिनके 2-3 गलत थे उनमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बट जिनके लगा लो जिनके कम से कम 8-10 गलत थे ना, इट मीन उन्होंने फिर प्रोविजन सही ढंग से पढ़ा नहीं है। सर मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये जो मैंने डायग्राम ऊपर बनवाया था ना, ये डायग्राम मैंने बनवाया ही सिर्फ आपके लिए था कि अगर ये डायग्राम आपके दिमाग में खुल जाएगा आप तुरंत आंसर देते रहोगे। तो मेरी पूरी क्लास से रिक्वेस्ट है इस डायग्राम को अपने दिमाग में डाल लेना। अब एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनेंगे ना, तुरंत दिमाग में क्लिक करें कि कौन से बेनिफिट मुझे नहीं मिलने, उसको छोड़ के जो बेनिफिट होंगे मुझे मिल जाएंगे, बस ये बात ध्यान देना। तो अगर मैं 115 बीएससी ले रहा हूं तो गवर्नमेंट कह रही है 115 बीएससी के टाइम पर ये सारे बेनिफिट नहीं मिलेंगे, इसको छोड़ के जो भी बेनिफिट होंगे वो तुम क्लेम कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कौन से बेनिफिट नहीं मिलेंगे उसकी एग्जॉस्टिव लिस्ट जो है वो मैंने आपको डायग्राम में लिखवा दी थी। बढ़ सकता हूं जी आगे? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलें आगे जी। चलो इधर सुना ध्यान से। अब ये सारे आंसर आपके सामने है जी, उम्मीद करूंगा मेजोरिटी बच्चों के सही होंगे, कुछ बच्चों के होंगे गलती होंगी, और जहां गलती होंगी अगर वो पॉइंट समझ में नहीं आ रहा ना तो वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में डाल देना, आपका मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई कर दूंगा, बट मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। भाई जहां जहां गलती हुई होगी ना वो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। इधर देखो ध्यान से, अब मैं आ रहा हूं जी एमसीक्यूज के ऊपर आ रहा हूं, इधर देखो ध्यान से। अब प्लीज बातचीत नहीं रही, सीधो के बैठो पहले, बिल्कुल सीधो के बैठो। अब ये एमसीक्यूज हैं जी, टेलीग्राम चैनल के ऊपर हैं। जिन जिन बच्चों के पास नहीं है, वीडियो पोस्ट करके दोबारा बोल रहा हूं, टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहां से डाउनलोड कर लो और एमसीक्यूज अपने सामने लेके बैठ जाओ। मैं चाहता हूं सिंगल सिंगल एमसीक्यूज आप सब लोग ना मेरे से पहले चैट बॉक्स में आंसर लिखो, ताकि मुझे ये फील आए कि मेरी फैमिली का हर बच्चा घर से सही से रिवीजन करके आ रहा है, आंसर उसको पता है। आंसर मैं तो बता ही दूंगा, बट मेरे से पहले कोशिश करना आप आंसर देने की, ठीक है। आओ जी क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखो जी, द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर सरल, द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर सरल हु अटेन द एज ऑफ 60 ईयर। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मिस्टर सरल जो है उसकी एज 60 साल है। अब अगर एज 60 साल है तो पहली बात तो अगर 115 बीएससी लेगा, चाहे 60 साल हो, चाहे 80 साल हो, चाहे 100 साल हो, फर्क नहीं पड़ता, लिमिट आपकी 2.5 लाख वाली होगी। बट अगर वो 115 बीएससी नहीं लेगा तो फिर 60 साल अगर एज होगी ना तो लिमिट आपकी 3 लाख वाली होगी। तो मुझे क्वेश्चन में पहली बात तो ये देखना है कि क्या उसने 115 बीएससी लिया है या नहीं लिया। सबसे पहला काम क्वेश्चन में क्या होगा कि पहले ये देखना कि 115 बीएससी लिया है या नहीं लिया। अब देखो जी, द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर सरल हु अटेन द एज ऑफ 60 ईयर ऑन 1 अप्रैल 21, ठीक है जी, एंड डज नॉट ऑफ फॉर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 बीएससी। क्या कहना चाह रहे नहीं, उसने 115 बीएससी लिया नहीं है। अब अगर 115 बीएससी नहीं लिया, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, इट मींस ऑप्शन नंबर 1 लिया होगा। अब अगर ऑप्शन नंबर 1 लिया होगा ना, उस केस में 3 लाख की एग्जम्पशन लिमिट मिलेगी, बस ये बात ध्यान देना। और अगर वही 115 बीएससी लेता, उस केस में लिमिट मिलती 2.5 लाख की, ये बात ध्यान दो। तो 115 बीएससी में टैक्स रेट आपके अलग होते, और अगर 115 बीएससी नहीं ले रहा तो टैक्स रेट वही एप्लीकेबल होंगे जो आपने पुराने पढ़े हैं, लिमिट आपकी 3 लाख की एप्लीकेबल होगी, बस ये बात ध्यान दो। देखो जी वो क्या कह रहे हैं, फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 ऑन द टोटल इनकम है 5,60,000, वो कह रहे हैं जी। अब ये टोटल इनकम जोन सी है वो सैलरी की इनकम है और इंटरेस्ट की इनकम है, वो कह रहे हैं इसका टैक्स निकाल दो, टैक्स कितना आएगा।
मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है जो आपके दिमाग में डाउट आया होगा, अगर नहीं आया तो डाउट मैं डाल रहा हूं जी, अगर नहीं आया तो डाउट मैं डाल रहा हूं। एक बार सोच के बताना जी, प्रीवियस ईयर 2021 जो है, ऐसा करो या तो पहले बातें कर लो या पहले क्वेश्चन कर लो। सर आपको मैं दिखा दूंगा, जो डाउट मैं आपके दिमाग में डाल रहा हूं ना, आपके होश उड़ जाएंगे कि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया क्यों नहीं था। और आप एग्जाम में गलती करके आओगे, आप 100% एग्जाम में गलती करके आओगे अगर ये लाइन आपने नहीं सुनी। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर 2021। अब अगर प्रीवियस ईयर 2021 की बात करूंगा तो 1 अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 21 तक ये हमारा प्रीवियस ईयर चलेगा। उसने कहा प्रीवियस ईयर में ना इसकी टोटल इनकम जो है, टोटल इनकम है 5,60,000 रुपये। चलो ये बात क्लियर हो गया। बट अगर किसी बच्चे ने ध्यान से पढ़ा हो, उसने कहा मिस्टर सरल की जो 60 साल की एज हुई है ना, वो एज हुई है 1 अप्रैल 21 को। आप ध्यान से पढ़ो जी। इट मीन 60 साल का वो कब हुआ है? 60 साल का वैसे वो इस प्रीवियस ईयर में नहीं हुआ। 60 साल का वैसे वो इस प्रीवियस ईयर में नहीं हुआ, वो हुआ 1 अप्रैल 21 को। अब बच्चा ये बात कहता है सर फिर तो इस प्रीवियस ईयर में वो 59 ईयर का था। मैं कहा बिल्कुल सही बात है, बट याद करो, याद करो क्लास के अंदर मैंने एक सर्कुलर करवाया था। याद आ रहा है कुछ आपको? क्लास के अंदर मैंने एक सर्कुलर करवाया था और मैंने ये भी कहा था कि अगर आपका बर्थडे, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल को होगी, इट मीन अगर आप 1 अप्रैल को 60 साल के हो रहे हो या 1 अप्रैल को 80 साल के हो रहे हो, तो गवर्नमेंट ये बात कहती है आप एज्यूम कर लो कि आप 31 मार्च को हो चुके हो। इट मीन वैसे हो रहे हो 1 अप्रैल को, वैसे हो रहे हो 1 अप्रैल को। बट याद करो मैंने क्लास में एक सर्कुलर करवाया था कि अगर 1 अप्रैल को 60 साल के होगे या 1 अप्रैल को 80 साल के होगे तो आप ये एज्यूम करोगे आप 31 मार्च को हो रहे हो। अब देखो जो रटने वाला बच्चा क्लास के अंदर बैठा होगा, अब जो रटने वाले बच्चे हैं उनकी बारी आ चुकी है जी। अब जो बच्चा रटने वाला होगा ना, वो पता क्या सोचेगा, अरे भाई 1 अप्रैल 21 को हुआ है, वो तो अगले साल आएगा, वो तो अगले साल 60 साल का हुआ, और अगर वो अगले साल 60 साल का है, अभी 59 का है, तो मैं 2.5 लाख के बेस पे क्वेश्चन करूंगा। कई नालायक बच्चे ऐसे होंगे जो क्वेश्चन 2.5 लाख के बेस पे करके आएंगे, कई नालायक बच्चे ऐसे होंगे सर। बट जो समझने वाला बच्चा होगा, जिसने सही ढंग से क्लास अगर देखी होगी, उसको याद आ जाएगा कि सर ने क्लास में एक सर्कुलर करवाया था कि प्रीवियस ईयर में किसी भी टाइम अगर 60 साल के हो जाओगे तो आपको 60 साल की लिमिट मिलेगी। और इवन अगर 1 अप्रैल को भी 60 साल के हो जाओगे या 1 अप्रैल को 80 साल के हो जाओगे, तो एज्यूम करेंगे तुम 31 मार्च को हो चुके हो, तो प्रीवियस ईयर में जो इनकम होगी वो 60 साल के बेस पे ही कैलकुलेट करेंगे। तो मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है जी, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। अब अगर 1 अप्रैल 21 है, वैसे 1 अप्रैल 21 है, बट मैं क्या एज्यूम करूंगा, मैं ये एज्यूम करूंगा, मैं ये मान लूंगा कि प्रीवियस ईयर 2021 में ही वो 60 साल का हो चुका है और लिमिट 60 साल की मिलेगी। ठीक है। एक बच्चा कहता है सर गवर्नमेंट को तो यहाँ पे नुकसान है, बिल्कुल नुकसान है, बट गवर्नमेंट कहती है हमें कोई दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि वो पर्सन सीनियर सिटीजन वाली कैटेगरी में जा रहा है, चाहे वो एक दिन के बाद जा रहा है, बट ये है एज्यूम कर लेंगे 31 तारीख को जा रहा है, मतलब हम सीनियर सिटीजन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते एक दिन के चक्कर में। तो अगर वो 31 मार्च को होता फिर तो वैसे ही 60 साल का था, अगर 1 अप्रैल को भी 60 साल का हो रहा है तो 31 मार्च एज्यूम करके हम लिमिट उसकी 60 साल की मानेंगे। ठीक है। तो मेरे नोनू मेरे सोनू, अगर एग्जाम में सेम क्वेश्चन बन गया ना, तो भूल के भी अब ये गलती मत करके आना कि आप 59 के बेस पे कैलकुलेशन करोगे। अगर 1 अप्रैल है तो भी 31 मार्च मान के 60 साल के बेस पे कैलकुलेशन करोगे जी। हाँ, अगर 115 बीएससी वाला ऑप्शन लेता, अगर 115 बीएससी वाला ऑप्शन लेता, फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी, फिर तो चाहे वो कभी भी 60 साल का हो, कभी भी 80 साल का हो, लिमिट आपकी 2.5 लाख ही लगती। बट उसने साफ साफ बोल दिया 115 बीएससी नहीं लिया। अब निकालो, टैक्स निकालो जी। अब अगर 3 लाख की लिमिट एप्लीकेबल होगी, 3 लाख तक एग्जाम्प्ट है, 3 लाख से लेके 5 लाख तक 5%, और 5 लाख से ऊपर कितना लगेगा 20%। तो फटाफट से टैक्स निकालो जी। 5 लाख से ऊपर है 60,000, उसका 20% 12,000 पे, और फिर 3 लाख एग्जाम्प्ट है, 2 लाख का 5%, ये हो गया 10,000 पे, तो ये आ गया 22,000 पे आ गया जी। अब अगर ये 22,000 पे है, 22,000 में 4% से ऐड करोगे तो 22,880 रुपए, ये इसका टैक्स निकल के आएगा जी। तो आपका टैक्स निकल के आएगा 22,880 रुपए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है जी, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। अब एक बार सोच के बोलना, अगर मैं 59 ईयर एज मानता, क्योंकि कई नालायक बच्चे होंगे जिन्होंने प्रोविजन सही ढंग से पढ़ा नहीं होगा, जो रट के गए होंगे,
वो अगर 2.5 लाख की लिमिट करेंगे ना तो उनका आंसर पता क्या आएगा? उनका आंसर आएगा सी। उनका आंसर सी आएगा और सी इज इनकरेक्ट आंसर। मैं दोबारा बोल रहा हूं, सी इज इनकरेक्ट आंसर सर। क्यों आंसर गलत है? क्योंकि यहां पे 60 साल की एज माननी है, 59 की नहीं माननी। बच्चा कह रहा है सर थैंक यू सो मच, ये कॉन्सेप्ट तो हमें ध्यान ही नहीं था, मुझे पता था आप नालायक बच्चे हो, आप गलती करोगे, तभी मैंने कहा सर एमसीक्यूज क्लास को ना ये मत समझना सिर्फ एमसीक्यूज होंगे, एमसीक्यूज क्लास के अंदर भी आपको याद करवाऊंगा, देखो अपने क्लास में पढ़ा था। तो एक तरह से एमसीक्यूज क्लास भी ना हमारी साथ साथ रिवीजन क्लास होगी, मतलब रिवीजन भी होगी और क्वेश्चन भी होंगे, आपको टेंशन मत लो सर, भटकने नहीं दूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एग्जाम में कहीं गलती ना करके आओ आप। ठीक है जी, आगे चल सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, पक्का पक्का। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ जी फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 देखो जी। दी टैक्स लाइबिलिटी ऑफ निर्लैप कोऑपरेटिव सोसाइटी डज नॉट ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 115 बीएडी। लो जी, याद करो लास्ट क्लास में हमने 115 बीएडी रिवाइज किया था। याद करो सोसाइटी वाले केस के अंदर मैंने क्या कहा था जी, 115 बीएडी आया कि सोसाइटी वाले केस में आपका फ्लैट रेट लगेगा 22%। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, क्या ये सोसाइटी 115 बीएडी यूज कर रही है? आंसर इज नो। अब अगर 115 बीएडी यूज नहीं करेगी तो सोसाइटी वाले केस में वही स्लैब रेट एप्लीकेबल होंगे जो आपने क्लास में की है। सर स्लैब रेट कौन सी है? याद करो, अगर इनकम 10,000 तक है 10%, अगर इनकम 10,000 से ज्यादा है 20,000 तक है 20%, और अगर इनकम 20,000 से भी ज्यादा होगी उस केस में क्या लगेगा? 30% लगेगा। तो वो वाले रेट एप्लीकेबल होंगे। उसकी टोटल इनकम देख लो जी, टोटल इनकम 90,000 है। अब अगर टोटल इनकम 90,000 है तो 20,000 से कितनी ज्यादा है जी? अगर 90,000 है 20,000 से कितनी ज्यादा है जी? 70,000। तो 70,000 का तो पहले लगा दो 30%, अब रह गई 20,000। अब 10,000 से कितने ज्यादा है जी? 10,000 से 10,000 ज्यादा है, उसका लगा दो 20%, और जो बैलेंस 10,000 बचे उसका आप लगा दोगे 10%। तो टैक्स निकालो जी, 70,000 का 30%, और फिर 10,000 का 20%, और फिर 10,000 का 10%, ये टैक्स आ गया जी 24,000। 24,000 और इसमें अगर आप 4% सेस जोड़ दोगे तो 24,960 रुपए इसका आंसर निकल के आएगा जी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये आंसर हमारा निकल के आ गया। एक बच्चा कहता है सर सर, मैंने कहा हाँ, कहता है सर कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले केस में तो आपने कहा था ना वो नए रेट आ गए, वो 22% वाला आ गया, प्लस में 10% सरचार्ज, प्लस में 4% सेस। नालायक को याद करो, मैंने कहा था वो नया रेट जो है वो एप्लीकेबल तब होगा जब 115 बीएडी वाला ऑप्शन लोगे। और अगर उसने साफ साफ बोल दिया कि 115 बीएडी वाला ऑप्शन ले ही नहीं रहा, तो जो आपके पुराने रेट होंगे, जो एग्जिस्टिंग रेट होंगे, वही एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, और वो आप सबको पता है जी, 10,000 तक 10% है, 10,000 से ऊपर 20,000 तक 20% है, और जो इनकम 20,000 से ऊपर होगी उस केस में 30%। तो आंसर आपके सामने है। मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में? लग रहा है कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है कि हाँ हमने रिवीजन सही ढंग से की है। ठीक है, चलो आओ जी। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा मैंने सोल्व किया हुआ है, ठीक है, बट पूरा सोल्व नहीं किया, पूरा आप मुझे सोल्व करके दिखाओगे जी। एक बार क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से पढ़ना जी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मार्जिनल रीफ। लो जी, वो ये नहीं कह रहे फाइनल टैक्स बता दो, मैं दोबारा बोलूंगा, वो ये नहीं कह रहे फाइनल टैक्स बताओ, वो कह रहे एमआर बताओ, एमआर। मतलब आपको एमआर निकाल के बताना है, एमआर। तो याद करो मैंने क्लास में कहा भी था आपके एग्जाम में एमआर निकालना भी आ सकता है। अब जिसको एमआर निकालना आता ही नहीं होगा वो क्वेश्चन चला गया, बेकार हो गया। उसने साफ साफ कह दिया कि मुझे फाइनल टैक्स नहीं एमआर निकाल के बताओ। वो कह रहे हैं व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मार्जिनल रिलीफ अवेलेबल फॉर सद विचार लिमिटेड ए डोमेस्टिक कंपनी ऑन द टोटल इनकम 10,03,50,000। इनकम है 10,03,50,000, उसकी टोटल इनकम जो है 18-19 में 450 करोड़ है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर टोटल इनकम 18-19 में 400 करोड़ तक होती, हेलो मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अगर टोटल इनकम 18-19 में 400 करोड़ तक होती तो रेट लगता 25%। अगर टोटल इनकम 18-19 में 400 करोड़ से ज्यादा है रेट लगेगा 30%। ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं जी आप रेगुलर स्कीम रेगुलर प्रोविजन फॉलो कर रहे हो। रेगुलर प्रोविजन मींस जो 115 बा और 115 बाब वाले प्रोविजन हैं वो आप फॉलो नहीं कर रहे, आप नॉर्मल स्कीम फॉलो कर रहे हो। तो आओ जी, अब अगर इनकम 10,03,50,000 है, पहले बताओ रेट क्या लगेगा, 25 या 30? जल्दी बोलो, रेट क्या लगेगा, 25 या 30? 25 लगेगा। इधर आओ, इधर आओ, कान पकड़ू आपका? पकड़ू कान नालायक आपका? बच्चा कह रहा है क्यों पकड़ोगे, क्यों पकड़ोगे, आप मेरे लगते कौन हो? मैं तुम्हारा लगता हूँ बड़ा भाई, मैं तुम्हारा लगता हूँ छोटा भाई, मैं तुम्हारा लगता हूँ
नोनू मोनू सोनू नालायक। कान के बच्चा कह रहा है कान के पकड़ोगे, पकड़ूंगा अगर तुम गलती करोगे तो बताओ क्या करोगे तुम। हद हो गई मतलब, डांटने भी नहीं देते। एक बात में बताओ नालायक को, 25% क्यों लगेगा सर? अगर इनकम 400 करोड़ से ज्यादा होगी 30% लगेगा ना, तो रेट लगेगा 30%। अब एक बार चेक करो जी, 10 करोड़ 3,50,000 है, उसका 30% आएगा 3,01,05,000 पे, ये टैक्स आपका निकल के आ गया। इतना तो आप निकाल सकते हो, जो इनकम दी होगी 30% निकाल लेना। अब जैसे ही इनकम 10 करोड़ से ज्यादा होगी, आप सब जानते हो 12% सरचार्ज। इट मीन अगर इनकम जी 10 करोड़ से ऊपर है 12% सरचार्ज, इसका 12% लगा दो जी, इसका 12% सरचार्ज आ गया 36,12,600। तो टैक्स प्लस सरचार्ज आ गया 3,37,17,600। यहां तक आपका आंसर आ चुका होगा। मैं उम्मीद करता हूं पूरी क्लास का यहां तक तो सही होगा जी। अब कंपैरिजन करो, अगर इस कंपनी की इनकम 10 करोड़ होती तो क्या होता। सर जो आपने इंडिविजुअल वाले केस में एमआर निकालना सीखा, मैंने रिवीजन क्लास के अंदर भी कहा था सेम कॉन्सेप्ट कंपनी वाले केस में फॉलो करना। आपने 10 करोड़ 3,50,000 पे टैक्स प्लस सरचार्ज निकाल लिया। अब इमेजिन करो अगर इस कंपनी की इनकम 10 करोड़ होती तो क्या होता। अब अगर इसकी इनकम 10 करोड़ होती, टैक्स 30% कितना आता, 3 करोड़ रुपए टैक्स, फिर प्लस में 7% सरचार्ज, क्योंकि अगर इनकम 10 करोड़ तक है तो 7% सरचार्ज है, 21 लाख रुपए सरचार्ज। कितना आ गया, 3 करोड़ 21 लाख। अब चेक करो, अगर इनकम 10 करोड़ रुपए है, टैक्स आ रहा है 3 करोड़ 21 लाख। अगर इनकम 10 करोड़ 3,50,000 पे है, टैक्स आ रहा है 3,37,17,600। तो मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, इस कंपनी को अपनी जेब से कितना ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है? बोल दो यार, इस कंपनी को अपनी जेब से कितना ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है? देना पड़ रहा है 16,17,600। और इसमें इनकम कितने से बढ़ाई है? जल्दी बोलो, इनकम कितने से बढ़ाई है सर? इनकम बढ़ाई है 3.5 लाख से। अब अगर इनकम 3.5 लाख से बढ़ाई है तो 16,17,600 माइनस में 3.5 लाख, तो एमआर आ गया 12,67,600। देखो ऑप्शन नंबर बी हमें आंसर दिया, सही हो गया हमारा। कई बच्चे कह रहे हैं नो हमारा सही नहीं हो रहा। ये जो बच्चे नो कह रहे हैं ना, उनका सही पता क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उनको एमआर निकालना भी सही से आ नहीं रहा। और एमआर निकालना मैंने रिवीजन क्लास नंबर 1 में आपको सिखा दिया था। और मेरे ख्याल से डेली 5-5 6-6 7-7 बच्चे जो है ना, वो जो डिसलाइक ठोक रहे हैं, ये वही नालायक बच्चे हैं जिनको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा। उनको लग रहा है वेग से तो बहुत फास्ट चल रहे हैं। सर रिवीजन क्लास है, 22-24 घंटे में खत्म करने हैं, कैसे खत्म करूंगा? तो ये बात नहीं, ये बात ना समझ के बैठ जाओ। देखो 160 घंटे का अगर मुझे इनकम टैक्स 24 घंटे में रिवाइज कराना है, थोड़ी सी स्पीड मुझे फास्ट लेके चलनी पड़ेगी, थोड़ी सी फास्ट लेके चलनी पड़ेगी। बट इतनी भी फास्ट नहीं चल रहा कि समझ ही ना आए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि हर बच्चे को कम से कम ये तो समझ में आए कि हाँ उसने कुछ क्लास में पढ़ा था, वो हमें याद आ रहा है। तो ये बातें अपने क्लास में पढ़ी थी जी, याद करो। अगर डोमेस्टिक कंपनी पे हम एमआर निकालते थे, तो पहले मैंने कहा था कि आप जो इनकम दी होगी उस पर टैक्स निकाल लो, सरचार्ज निकाल लो। फिर कंपैरिजन करो, अगर इसकी इनकम 10 करोड़ होती तो क्या होता, उस पर टैक्स निकालो, सरचार्ज निकालो। अब 10 करोड़ पे टैक्स आ गया, 10,03,50,000 पे आ गया। अब चेक करो कितना टैक्स ज्यादा है। अब ये आ गया टैक्स का इंक्रीमेंट। अब ये टैक्स का इंक्रीमेंट है, इनकम इंक्रीमेंट 3.5 लाख रुपए है। चेक कर लो कितना ज्यादा टैक्स है, उतने का आपको एमआर मिल जाएगा। तो आपका एमआर निकल के आ गया 12,67,600 रुपए। ये आपका एमआर है जी, ये आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। और अगर ये फाइनल टैक्स मांगता, हाँ जी सोच समझ के बोला, अगर ये फाइनल टैक्स मांगता फिर मैं क्या करता? फिर इस टैक्स में से एमआर माइनस करने के बाद जो टैक्स आता ना, उसमें 4% सेस जोड़ता, आपका आंसर आ जाता जी। अगर ये फाइनल टैक्स मांगता, फिर एमआर माइनस करने के बाद जो टैक्स आता उसमें 4% सेस जोड़ता, आंसर आ जाता। और उसने फाइनल टैक्स नहीं मांगा, एमआर मांगा है। एमआर मेरा आएगा 12,67,600 रुपए, ये मेरा एमआर निकल के आएगा। ठीक है, तो भैया 16,17,600 में से आपने इनकम इंक्रीमेंट माइनस कर दिया 3.5 लाख रुपए। अब अगर टैक्स इंक्रीमेंट में से इनकम इंक्रीमेंट माइनस कर दोगे तो बैलेंस क्या निकल के आएगा, एमआर। तो आपका एमआर निकल के आ गया। आगे बढ़ू जी, 3 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ जी, जल्दी देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। टैक्स पेबल बाय धर्मा एलएलपी। लो जी एलएलपी वाला क्वेश्चन आ गया। टैक्स पेबल बाय धर्मा एलएलपी ऑन टोटल इनकम है 1,01,00,000 रुपए। कह रहे फाइनल टैक्स निकाल दो। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, पहले बताओ एलएलपी वाले केस में रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल क्या होगा? एलएलपी वाले केस में रेट ऑफ टैक्स क्या लगेगा? याद करो मैंने लास्ट क्लास के अंदर कहा था पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स एलएलपी। सर पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स एलएलपी, और फर्म वाले केस में क्या है, फ्लैट 30%। और सरचार्ज क्या होगा? अगर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा होगी तो 12% सरचार्ज लगेगा।
पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स एलएलपी, अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर होगी उस केस में 12% सरचार्ज है। अब इनकम कितनी है? 1 करोड़ 1 लाख रुपए। ताऊ जी पहले तो टैक्स निकालते हैं, मेरे से पहले निकालने की कोशिश करो जल्दी। अगर 1 करोड़ 1 लाख रुपए है तो इसका 30% आ गया जी, 30,30,000 रुपए, प्लस में सरचार्ज लगा दोगे 12%। अब अगर इसका 12% मैं निकाल दूं तो 3,63,600 रुपये, और इसमें 30,30,000 अगर मैं जोड़ दूंगा तो आएगा 33,93,600। इसमें आ रहा है 33,93,600। अब कंपैरिजन करो, अगर इनकम 1 करोड़ होती तो टैक्स कितना आता? 30 लाख। क्या कोई भी सरचार्ज लगता? नहीं लगता, क्योंकि अगर इनकम 1 करोड़ तक है कोई भी सरचार्ज नहीं है एलएलपी वाले केस में, तो यहाँ पे 30 लाख आता। हाँ नहीं, सोच समझ के बोलना। अगर 1 करोड़ है टैक्स आ रहा है 30 लाख, 1 करोड़ 1 लाख है टैक्स आ रहा है 33,93,600। तो टैक्स कितना बढ़ गया जी? अगर मैं टैक्स का इंक्रीमेंट निकालूंगा तो आ गया 3,93,600। ये आ गया टैक्स का इंक्रीमेंट। इनकम अपने कितने से बढ़ाई है? 1 लाख से। अब अगर इनकम मेरी 1 लाख से बढ़ी है, टैक्स बढ़ा है 3,93,600, तो मेरा एमआर निकल के आ गया 2,93,600। ये मेरा एमआर आ गया। अब फटाफट से बोल देना जी, एमआर का मैं क्या ट्रीटमेंट करूंगा? जल्दी बोलो, एमआर का मैं क्या ट्रीटमेंट करूंगा? अब एमआर इस टैक्स में से माइनस कर दूंगा और ये मेरा आएगा 31 लाख, और 31 लाख में 4% अगर मैं सेस जोड़ दूंगा, 31 लाख में 4% सेस जोड़ूंगा तो आंसर आएगा 32,24,000 रुपए। ये मेरा फाइनल आंसर आएगा। तो एक बार चेक कर लो कोई आंसर है। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये मेरा ऑप्शन नंबर बी आ गया जी। अब बताओ क्वेश्चन में था क्या? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का पक्का चल सकते हैं आगे? कुछ बच्चों को मुझे लग रहा है कुछ बच्चों के चेहरे उड़े हुए हैं। या तो ये वो बच्चे हैं जो पहली 3 रिवीजन क्लास अटेंड करके नहीं आए, डायरेक्ट 4th रिवीजन क्लास में आ गए, या वे वो बच्चे हैं जिन्होंने पहले रिवीजन सही ढंग से की नहीं है, जिन्होंने एमआर और सरचार्ज वाले कॉन्सेप्ट किए नहीं है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है सर, एक बार अपने क्लास के नोट्स पढ़ लेना, एक बार पहली तीनों रिवीजन क्लास देख लेना, उसके बाद अगर आप ये करोगे, ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चों वाले हैं सर। मैं कर क्या रहा हूं? जो इनकम दी है उस पर टैक्स निकाल रहा हूं, सरचार्ज निकाल रहा हूं, फिर कंपैरिजन कर रहा हूं 1 करोड़ से, फिर ये टैक्स आ गया, ये टैक्स प्लस सरचार्ज आ गया। अब दोनों में टैक्स का इंक्रीमेंट देख लिया, अब इस टैक्स के इंक्रीमेंट को इनकम इंक्रीमेंट से कंपेयर किया। अब अगर टैक्स का इंक्रीमेंट इनकम इंक्रीमेंट से ज्यादा है तो जितना ज्यादा होगा उतने का मिल जाएगा एमआर, फिर उसको उस टैक्स में से माइनस करके जो बैलेंस टैक्स आएगा उसमें 4% सेस जोड़ के फाइनल आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने इंडिविजुअल वाले क्वेश्चन किए थे ना, सेम आपके एलएलपी और कंपनी वाले क्वेश्चन है। तो अब जाके 4 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं जी। अब इसमें कोई डाउट होगा तो वीडियो खत्म होने के बाद एक बार कमेंट बॉक्स में डाल देना, उसको हम देख लेंगे। ठीक है, आगे आओ जी, अगला आओ क्वेश्चन नंबर 5। लंबा चौड़ा क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 5। सर क्या इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर बनते हैं? एक बार चेक कर लेना दिसंबर का पेपर, उसमें इतने बड़े बड़े क्वेश्चन बने हैं। अच्छा, दिसंबर का पेपर भी ना मैं सोल्व कराऊंगा जी आपका, दिसंबर का पेपर भी मैं सारा सोल्व करवा दूंगा। दिसंबर के पेपर की आप टेंशन मत लो। जो बच्चे कह रहे हैं कि दिसंबर के पेपर में इनकम टैक्स समझ नहीं आया, बड़ा मुश्किल लगा जी, हाय राम कैसे पता नहीं कहां से क्वेश्चन बने थे, आपको सिंगल सिंगल क्वेश्चन कराऊंगा। आप खुद कहोगे सर पेपर हमारी बुक में सही था, हमने सही ढंग से पढ़ा नहीं था। ये मैं नहीं बोलूंगा सर, आप चैट बॉक्स में लिख के जाओगे सर हमारी गलती थी, हम सही ढंग से पढ़ नहीं पाए थे, हमें याद नहीं हो पाया था। ठीक है, एक बार क्वेश्चन नंबर 5 देखो जी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, मिस्टर अजय इज ए रिसेंटली क्वालिफाइड डॉक्टर। मिस्टर अजय इज ए रिसेंटली क्वालिफाइड डॉक्टर। He joined a reputed hospital in Delhi 1st January 21. He earned total income 3,40,000 रुपए till 31st March 20। मतलब उसने इस साल में इनकम कमाई है 3,40,000। His employer, उसका एम्प्लॉयर जो है, advise him to claim rebate under section 87A while filing of return income for assessment year 21-22। उसके एम्प्लॉयर ने कहा भाई तुम्हारी इनकम 3,40,000 रुपए है, तुम ना 87A की रिबेट क्लेम कर लेना। He approached his father, इस डॉक्टर ने अपने फादर से अप्रोच किया, ए टैक्स प्रोफेशनल टू इंक्वायर रिगार्डिंग व्हाट इज रिबेट, की रिबेट क्या है ऑफ द एक्ट, व्हाट वुड हैव हिज फादर टोल्ड हिम, उसके फादर उसको क्या बोलेंगे, अब वो बताना चाहना है। इट मींस क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन सिंपल है। एक डॉक्टर है, उसने एक हॉस्पिटल ज्वाइन किया, उसकी इनकम 3,40,000 रुपए है, उसके
उसके एम्प्लॉयर ने, मतलब हॉस्पिटल वालों ने बोला तुम्हारी इनकम 3,40,000 रुपए है, तुम रिबेट कर लो। उस डॉक्टर को पता नहीं था रिबेट होती क्या है। उस डॉक्टर के फादर साहब टैक्स कंसल्टेंट थे। उस डॉक्टर ने अपने फादर से पूछा कि पापा ये रिबेट क्या होती है, तो उसके फादर उसे क्या जवाब देंगे आपको ये बताना है। देखना जी, पहला, एन इंडिविजुअल हु इज रेजिडेंट इन इंडिया एंड हुज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख इज एंटाइटल्ड टू क्लेम रिबेट अंडर सेक्शन 87A। उसके फादर ने बिल्कुल सही बोला है, पहला पॉइंट बिल्कुल सही बोला है जी। एन इंडिविजुअल हु इज रेजिडेंट इन इंडिया एंड हुज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 3.5 लाख इज एंटाइटल्ड टू क्लेम रिबेट, आंसर इज नो। ये नहीं बोलेंगे जी पापा, ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि रिबेट तब मिलती है अगर इनकम 5 लाख तक हो, तो सेकंड पॉइंट गलत हो गया। मैक्सिमम रिबेट जो मिलती है वो 5,000 मिलती है। क्या सही है गलत है सर? मैक्सिमम रिबेट कितनी मिलती है? 12,500 रुपए तक की, तो ये वाला पॉइंट भी गलत हो गया। उसके बाद जी, रिबेट फ्रॉम 87A इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ एग्जम्पशन फ्रॉम टोटल इनकम। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, क्या रिबेट हम टैक्स में से माइनस करते हैं या रिबेट टोटल इनकम में से माइनस करते हैं? टोटल इनकम में से माइनस करते हैं। सर ऐसे किए किए किराए पर पानी मत डालो यार। क्या रिबेट हम टोटल इनकम में से माइनस करते हैं, टैक्स में से करते हैं? टैक्स में से करते हैं। वो कह रहा है रिबेट माइनस करेंगे टोटल इनकम में से, तो सही कह रहा है गलत कह रहा है? गलत कह रहा है, ये भी गलत है जी। उसके बाद मैक्सिमम रिबेट मिलेगी 12,500, ये बिल्कुल सही है। कह रहे हैं रिबेट जो है 87 इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ डिडक्शन फ्रॉम बेसिक टैक्स लाइबिलिटी, आंसर इज यस। भाई जो रिबेट है ना वो बेसिक टैक्स लाइबिलिटी में से डिडक्ट होगी, बस ये बात ध्यान दो। तो इस उसके फादर ने जो उसको बोलना है वो क्या क्या बोलना है, एक तो पहला पॉइंट सही है, एक फिफ्थ पॉइंट सही है और एक सिक्स सही है, मतलब पहला, पांचवा और छठा, ये 3 पॉइंट सही है, बाकी सारे पॉइंट गलत हैं। तो एक बार चेक करना जी, पहला तीसरा छठा नहीं, पहला पांचवा छठा, आंसर इज यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पहला पॉइंट सही है, पांचवा पॉइंट सही है, छठा पॉइंट सही है। रिबेट किसको मिलेगी पहले पॉइंट में, कितनी मिलेगी? 12,500, और रिबेट आपको टैक्स में से मिलेगी, ये हमारा छठा पॉइंट है जी। ठीक है, और बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं जी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आप ऑप्शन नंबर बी को सही कर लेना जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़े, आओ जी अगला क्वेश्चन देखो जी फटाफट से। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है जी, एज पर सेक्शन नंबर 115 BAC। लो जी 115 BAC वाला क्वेश्चन आ गया। एज पर सेक्शन 115 BAC न्यूली इंसर्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल हु इज द एज ऑफ 60 ईयर और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अगर कोई 115 BAC वाला ऑप्शन ले रहा है, उसकी एज 60 साल या उसके ऊपर है, तो एग्जामिशन लिमिट 3 लाख वाली मिलेगी, 2.5 लाख वाली मिलेगी, कितनी मिलेगी? 2.5 लाख वाली मिलेगी। तो देखो इन चारों में से ऑप्शन सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, जो एग्जामिशन लिमिट है वो 2.5 लाख वाली मिलेगी, चाहे वो 60 साल है उससे ऊपर ही क्यों ना हो। हाँ, अगर वो 115 BAC ना लेता, अगर 115 BAC ना लेता, उस केस में लिमिट 3 लाख की मिल जाती, बट 115 BAC लिया है इसलिए लिमिट उसको 2.5 लाख की मिलेगी, बस ये बात ध्यान देना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो जी, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है। दिस सरचार्ज एप्लीकेबल इफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, ठीक है जी, दिस सरचार्ज एप्लीकेबल इफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 इज 3.50 करोड़ फॉर असेसमेंट 21-22। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 के 3.5 करोड़ की इनकम है, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 के 3.5 करोड़ हैं, तो सरचार्ज क्या लगेगा? जल्दी बोलो चैट बॉक्स में, सरचार्ज क्या लगेगा? एक तो ये कई नालायक बच्चे हैं ना, इनको मैं सुधारूं कैसे? देखो कई बच्चे कह रहे हैं 15, कई कह रहे हैं 25। एक बात मैंने सोच के बोलना, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाले थे या 112A वाले थे? 112A वाले थे। नालायको याद करो, मैंने आपको कितनी बार बोल के रिवाइज करवा दिया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 और डिविडेंड की इनकम, इस पे 15% लगेगा, बाकी जो भी इनकम होगी उस केस में आपको सरचार्ज सारे के सारे देखने पड़ेंगे। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, यहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 लिखा है, 112A नहीं लिखा। तो अगर 112A नहीं लिखा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 के 3.5 करोड़ रुपए के हैं, 2 करोड़ से ज्यादा हैं, उस केस में 25% सरचार्ज लगेगा। ये बात ध्यान दो, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ओ माय गॉड, रटने वाले बच्चों के तोते उड़ गए। कह रहे सर हम तो रट के बैठ गए थे। हाँ, रटने वाले बच्चों को तो मुझे धक्का देना है कि रटो मत, समझो पहले, क्योंकि सर आप ये छोटी छोटी गलतियां एग्जाम में करके आते हो, आपको लगता है कि आंसर हम सही करके आए, आंसर सही नहीं होते, आंसर गलत होते हैं।
तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मत रटो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, ये लाइन याद करो, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 के, तो अगर 112 के हैं 2 करोड़ से ऊपर हैं, सरचार्ज लगेगा 25%। चल सकते हैं आगे, पक्का पक्का। लो जी अगले क्वेश्चन पे आओ जी। अगला देखो जी, ए नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है, उसकी इनकम 5 लाख रुपए है, उसको रिबेट कितनी मिलेगी? फटाफट से बोल दो, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। अगर एक एनआर है, उसकी इनकम 5 लाख है, रिबेट कितनी मिलेगी? आंसर इज नील, एनआर को रिबेट मिलती नहीं है सर, एनआर को रिबेट मिलती नहीं है, और अगर एनआर है तो उसको रिबेट मिलेगी नहीं, तो बात खत्म हो गई, आंसर आपका नील आएगा। उसके बाद देखो जी, फर्स्ट प्रीवियस ईयर इन केस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन न्यूली सेटअप ऑन 31 मार्च 21, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। मैंने कहा था प्रीवियस ईयर, इनकम टैक्स में प्रीवियस का मतलब पिछला नहीं होता, ईयर का मतलब साल नहीं होता। प्रीवियस ईयर मींस इनकम कमाने वाला साल, 12 महीने का भी होगा, 12 महीने से कम भी होगा, एक दिन का भी होगा। याद करो रिवीजन क्लास के अंदर मैंने कहा था कि अगर मैंने अपना बिजनेस सेटअप 31 मार्च को किया तो 31 मार्च से लेकर 31 मार्च तक होगा। तो आपने बोल देना कि अगर बिजनेस सेटअप मेरा 31 मार्च 21 है तो प्रीवियस ईयर क्या होगा? 31 मार्च 21 से लेके 31 मार्च 21 को। ये मेरी फैमिली में कई नालायक बच्चे हैं, पता क्या बोल रहे हैं? 31 मार्च 21 से लेके 31 मार्च 22। अगर मेरे वो सामने होते, उनके मैं कान पकड़ लेता। बच्चा कहता कान क्यों पकड़ लेते? मैं पकड़ लेता, मैं टीचर बन जाता, फिर अभी तो आपका दोस्त हूँ, भाई हूँ, फिर मैं टीचर बन जाता। एक बात मैं सोच के बताऊं नालायक को, अगर 31 मार्च 21 को बिजनेस सेटअप किया तो 31 मार्च 21 से लेकर 31 मार्च 21 ही तो होगा। 22 क्यों होगा? वो तो अगला साल हो गया ना। तो इस क्वेश्चन में एक दिन का प्रीवियस ईयर होगा, तो इसका आंसर बनेगा जी 31 मार्च 21 से लेकर 31 मार्च 21, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे जी, अगला क्वेश्चन देखो जी। अब लाइट लिमिटेड एक डोमेस्टिक कंपनी है, उसकी इनकम 10 करोड़ है, उस केस में सरचार्ज क्या लगेगा? मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। अगर इनकम एग्जैक्ट 10 करोड़ है, 10 करोड़ से ज्यादा होने पर 12% सरचार्ज है। अगर इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है उस केस में 12% है। अगर एग्जैक्ट 10 करोड़ होगी तो कितना लगेगा? 7%। तो आंसर आएगा जी 7%, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आओ जी आगे बढ़ते हैं। द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल इन ए फर्म, अपने बोल दो रही, पार्टनरशिप फर्म वाले केस में रेट ऑफ टैक्स क्या लगेगा? जल्दी बोलो फटाफट से, पार्टनरशिप फर्म वाले केस में रेट ऑफ टैक्स क्या लगेगा जी? 30%, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो फर्म वाले केस में रेट क्या लगेगा? 30% लगेगा। आगे देखो जी, द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल टू ए डोमेस्टिक कंपनी, प्लीज ध्यान से दी, द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल टू ए डोमेस्टिक कंपनी फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 इफ कंपनी टर्नओवर इन प्रीवियस ईयर 18-19 वाज 343 करोड़ और कंपनी ने 115 बा वाला ऑप्शन नहीं लिया। अब अगर एक डोमेस्टिक कंपनी की टर्नओवर प्रीवियस ईयर 18-19 में 400 करोड़ तक है, तो उस केस में 25 या 30, 25 लगेगा, तो रेट क्या लगेगा जी? 25%, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बच्चा कह रहा है सर तो ये सारे क्वेश्चन तो हमारे वही जो हमने रिवीजन क्लास की हैं तीनों, उसमें से ही तो आ रहे हैं, उसी में से बनेंगे सर। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जो तीनों रिवीजन क्लास अगर आपने सही ढंग से पढ़ी है ना, आपको क्वेश्चन आसान लग रहे होंगे, और ये क्वेश्चन बहुत सही ढंग से कर लेना। आपको मैं दिखा दूंगा जून के एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन जो होंगे सेम लेवल के आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी, आगे देखो जी, इफ ए डोमेस्टिक कंपनी हैज इनकम 11 करोड़, हाँ जी, अगर डोमेस्टिक कंपनी की इनकम 11 करोड़ है, सरचार्ज क्या लगेगा जी? जल्दी बोलो, अगर इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है उस केस में क्या लगेगा? 7% या 12%? 12% लगेगा, तो सरचार्ज आपका एप्लीकेबल होगा 12%, तो हो गया जी 12%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखो जी, इनकम ऑफ डैश ईयर ऑफ असेस इज टैक्स ड्यूरिंग डैश ईयर, हाँ जी, किस साल की इनकम किस साल टैक्सेबल होती है? किस साल की इनकम किस साल टैक्सेबल होती है? जल्दी बोलो, असेसमेंट ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होती है या प्रीवियस ईयर की इनकम असेसमेंट ईयर में होती है? प्रीवियस ईयर की इनकम असेसमेंट ईयर में होती है, मतलब जो इनकम आपकी प्रीवियस ईयर की होगी वो टैक्सेबल कब होगी? असेसमेंट ईयर में। तो आंसर बनेगा प्रीवियस ईयर, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ असेसी इज टैक्स ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? सारे बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं? सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? पक्का पक्का? कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो आपको दिक्कत दे रहा हो? आगे बढ़ जाएं जी, आगे देखो जी, अगला ध्यान से देखना, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज टैक्स एट फ्लैट रेट 22%। वो कह रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी पर फ्लैट 22% टैक्स लगेगा अंडर सेक्शन 115 BAD, इज द स्टेटमेंट वैलिड? मतलब अगर सोसाइटी 115 BAD वाला ऑप्शन लेती है
तो उस पे फ्लैट 22% टैक्स लगेगा। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? बिल्कुल सही है, क्योंकि 115 बीएडी में रेट क्या है? 22% है ना। अगर 115 बीएडी नहीं लेती फिर वो स्लैब रेट लगते। 115 बीएडी में 22% है, तो उसने वही बोला कि 115 बीएडी में क्या 22% रेट एप्लीकेबल होगा। क्या ये स्टेटमेंट वैलिड है या इनवैलिड है? बिल्कुल वैलिड है जी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16, सरचार्ज। सरचार्ज शैल बी लेविड इफ टोटल इनकम एक्सेप्ट स्पेशल इनकम। उसमें स्पेशल इनकम इंक्लूड नहीं है। अगर तुम्हारी टोटल इनकम स्पेशल इनकम को छोड़ के 5 करोड़ से ज्यादा है, उस केस में सरचार्ज क्या एप्लीकेबल होगा जी? वैसे यहाँ पे इंडिविजुअल लिख लेना जी, इसने ना कहीं बताया नहीं है कि किसका केस है, हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है जी, अब अगर एक इंडिविजुअल है, उसकी टोटल इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है स्पेशल इनकम को छोड़ के, तो सरचार्ज क्या लगेगा? 37%। तो आंसर क्या आएगा जी? 37, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, उसके बाद देखो जी, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट फॉर ए कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले केस में कोई भी एग्जम्पशन लिमिट है? सर क्या सोसाइटी वाले केस में कोई भी एग्जम्पशन लिमिट है? जल्दी बताओ मुझे, आंसर दो जल्दी। क्या सोसाइटी वाले केस में कोई भी एग्जम्पशन लिमिट है? बच्चे लिख रहे हैं कई 10,000, 10,000 कई बच्चे कह रहे हैं। एक बात मुझे बताओ, क्या 10,000 पे एग्जम्पशन लिमिट है? एग्जम्पशन लिमिट क्या होती है? जहां तक टैक्स नहीं होता। सर एग्जम्पशन लिमिट क्या होती है? जहां तक टैक्स नहीं होता ना। तो अगर सोसाइटी की इनकम 10,000 तक होगी तो क्या टैक्स ही नहीं होगा या 10% होगा? 10% होगा ना। तो अगर 10% टैक्स होगा फिर एग्जम्पशन लिमिट कहां है? तो सोसाइटी वाले केस में कोई भी एग्जम्पशन लिमिट नहीं है, यह बात ध्यान देना। तो कितना आंसर आएगा जी? नील, कोई भी एग्जम्पशन लिमिट नहीं है। उसके बाद एक और पर्सन की डेफिनेशन, अपने बोल दो पर्सन की डेफिनेशन किस सेक्शन में है जी? अब ये सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ गए आपके एग्जाम में, सेक्शन बेस्ड भी कई बार क्वेश्चन बनते हैं। जल्दी बताओ पर्सन की डेफिनेशन किस सेक्शन में है? सेक्शन 231। तो हमारा क्या आ गया? 231 आ गया। ठीक है, सेक्शन 231 आपके पर्सन की डेफिनेशन का है। उसके बाद इनकम, जल्दी बोलो जी, इनकम जो है किस सेक्शन में डिफाइन है? इनकम जो है किस सेक्शन में डिफाइन है जी? सेक्शन 224, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो 231 में तो पर्सन डिफाइन है और 224 में इनकम डिफाइन है। तो जो इनकम की डेफिनेशन है वो सेक्शन 224 में डिफाइन है। उसके बाद देखो जी, टोटल इनकम ऑफ असेसी has been computed as 2,53,494.90 after rounding off total income will be taken as। अपने आप बोल देना चाहिए, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। याद करो, इनकम टैक्स में जो राउंड ऑफ करते हैं वो 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ करते हैं, और इनकम टैक्स में चाहे वो इनकम हो चाहे वो टैक्स हो, दोनों को 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ करते हैं। और मैंने क्लास में कहा था, याद आ रहा है कुछ आपको? सेक्शन नंबर 288 ए और सेक्शन नंबर 288 बी, अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा हो, राउंड ऑफ करते हैं 10 के मल्टीपल में। उसमें क्या करोगे? जो आपकी लास्ट डिजिट डेसिमल से पहले वाली, नहीं यार ये बात समझ, सर जो आपका डेसिमल होता है उससे पहले वाली जो डिजिट होती है, अगर वो 5 से कम है तो फिर लास्ट 10 आएगा, अगर वो 5 या उससे ज्यादा होगी फिर नेक्स्ट 10 आएगा। मैं दोबारा बोलूंगा जी, आप राउंड ऑफ करते हो इनकम टैक्स में 10 के मल्टीपल में। कई बच्चे कह रहे हैं सर हमने तो सुना था कि ₹1 के मल्टीपल में राउंड ऑफ करते हैं, ₹1 के मल्टीपल में राउंड ऑफ करते हैं जीएसटी। अगर मैं जीएसटी की बातें करूंगा वहां ₹1 के मल्टीपल की बातें होंगी, अगर मैं इनकम टैक्स की बातें करूंगा ₹10 के मल्टीपल की बातें होंगी। और ये 10 का मल्टीपल कैसे आप चेक करोगे? लास्ट डिजिट क्या है? लास्ट डिजिट डेसिमल के बाद वाली नहीं, डेसिमल से पहले वाली। अगर 5 से कम है तो लास्ट 0, अगर 5 या उससे ऊपर होगी तो नेक्स्ट 0। आपने बोल देना। अब ये 494 है जी, अब अगर ये 494 है तो लास्ट में क्या है? 4 है ना, तो मतलब 5 से कम है, तो ये आप सोच के बोल देना ये 500 बन जाएगा या 490 बन जाएगा। जल्दी बोलो 494। डेसिमल के बाद गया वो छोड़ दो, डेसिमल के बाद गया वो छोड़ दो। 494, 490 बन जाएगा या 500 बन जाएगा? सर 490 बन जाएगा। अगर यहां 4 की बजाय 495 होता ना फिर 500 बन जाता, 494 होने की वजह से ये क्या बन गया जी? 490 बन गया। आप ऐसे कई नालायक बच्चे हैं, उनका दिमाग पता क्या चल रहा होगा? सर ये 494.90 है तो इसको हम 495 कर देंगे, फिर 495 को राउंड ऑफ करेंगे तो 500 बन जाएगा। ये बच्चों वाली बातें मत करना, ये बच्चों वाली बातें मत करना। इनकम टैक्स में ऐसा नहीं होता। इनकम टैक्स में जब भी फ्रैक्शन में होता है, डेसिमल से पहले की लास्ट डिजिट क्या होती है वो आप देखते हो।
अगर वो 5 से कम है तो लास्ट जीरो, अगर 5 है उससे ऊपर होगी तो नेक्स्ट जीरो। अब यहाँ पे 4 है तो ये 90 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आंसर बनेगा 253,490। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा आंसर। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। आगे देखो जी हम, द सरचार्ज, हाँ जी अब ध्यान से, द सरचार्ज एप्लीकेबल इफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 है। अब बहुत ध्यान से नहीं, अब अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाले हैं और इनकम 5,50,00,000 है, मतलब मेरे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5 करोड़ से ज्यादा है, तो क्या सरचार्ज 37% लगेगा या 15 ही लगेगा? 15 ही लगेगा सर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 है, और डिविडेंड की इनकम पे 15% से ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता। तो 5,50,00,000 पे जो भी टैक्स आएगा उस पर 15% ही सरचार्ज एप्लीकेबल होगा, चाहे इनकम 5 करोड़ से ऊपर ही क्यों ना हो। ठीक है जी, तो क्या लगेगा जी? 15%। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखो जी, आपका सरचार्ज एप्लीकेबल क्या होगा? अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 के 2.5 करोड़ है, अपने आप बोल दो रही, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 के 2.5 करोड़ है, 2 करोड़ से ज्यादा है, तो वैसे 2 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ तक है, 25% लगता है। बट क्या इस केस में 25 लगेगा या 15 लगेगा? 15, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 है, हाईएस्ट जो लगेगा 15% लगेगा, तो यहां पर भी आंसर क्या आएगा? 15% आएगा। तो बताओ क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन है क्या? बच्चों वाले क्वेश्चन लग रहे हैं, अगर आपने रिवीजन सही ढंग से पढ़ी। अगर रिवीजन ही नहीं पढ़ी फिर आपको मुश्किल लगेंगे जी। ठीक है, आगे देखो जी, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान से करना जी, अगला ध्यान से करना। कैलकुलेट द इनकम टैक्स पेबल बाय इंडिविजुअल, कैलकुलेट द इनकम टैक्स पेबल बाय इंडिविजुअल। एज है 30 साल, उसकी टोटल इनकम है 1,01,00,000 रुपए, उसने 115 बीएससी ओप्ट नहीं किया, उसने 115 बीएससी ओप्ट नहीं किया। निकालो जी फिर। अब अगर इनकम 1,01,00,000 है, अगर इनकम है 1,01,00,000, तो कंपैरिजन करूंगा 1 करोड़ से, तो पहले तो 1,01,00,000 पे टैक्स निकालो। 115 बीएससी नहीं लिया, मतलब नॉर्मल स्कीम ली है, तो नॉर्मल स्कीम में अब अगर 1,01,00,000 है, 10 लाख से कितनी ज्यादा है? 91 लाख, उसका 30% प्लस में 1,12,500, तो टैक्स आएगा 28,42,500। मेरा मत देखो नालायको, चीटिंग मत करो। हर बच्चा अपना अपना खेलेगा, कोई किसी की टीचिंग नहीं करेगा। खेली खेली करो, अपने आप खेलो ना, अपने आप खेलोगे तो आपके लिए बढ़िया। मैं अपना खेल रहा हूँ, आप अपना खेलो। टैक्स आ गया इतना जी, अब इसमें सरचार्ज एप्लीकेबल होंगे। बच्चा कह रहा है फिर ना चुप होके क्वेश्चन करो। ओके, चुप होके करता हूँ, आप भी अपना करो। सरचार्ज अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो 15% सरचार्ज, 15%, 28,42,500 का 15%। देखते हैं किसका जल्दी होगा जी। 426,375, इसमें ये हो गया जी 3268,875। अब अगर मेरे क्लाइंट की इनकम 1 करोड़ होती तो टैक्स आता 28,12,500, और इसमें सरचार्ज लगता 10%, तो 281,250। तो 28,12,500 में 10% अगर जोड़ूंगा तो 30,93,750। अब टैक्स में इंक्रीमेंट कितना आ गया? टैक्स में इंक्रीमेंट आ गया 175,125, और इनकम बढ़ाई है 1 लाख से, तो एम आर आ गया 75,125। ये मेरा आ गया एम आर। तो एम आर 75,125 मैंने माइनस किया, ये आ गया 3193,750, प्लस में 4% अगर सेस करूंगा, 3193,750 प्लस में 4% सेस करूंगा, तो आएगा 33,215,000। हो गया जी, मेरा हो गया, मेरा हो गया, मेरा हो गया, मेरा सबसे पहले हुआ। आपका हुआ है? नालायको, मेरा हुआ, मैंने देखो सबसे पहले कर दिया। अच्छा, आप घर से ही करके आए थे? नालायक, इधर देखो ध्यान से, बच्चा कह रहा हम तो घर से ही करके आए थे। अब बताओ हम तो घर से करके आए थे। कैसे कैसे बच्चे हैं क्यूट क्यूट से। जल्दी बताओ फटाफट से, आंसर सेम आ रहा है जी? आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है 33,21,500, ये आंसर निकल के आ रहा है। आंसर आ रहा है 33,21,500, ये आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है जी, अब एक बार कैसे आ रहा है फटाफट से वो देख लो जी। अगर इनकम 1,01,00,000 रुपए, टैक्स निकाल दिया, उसमें 15% सरचार्ज, टैक्स प्लस सरचार्ज आ गया। कंपैरिजन करो, अगर इनकम 1 करोड़ होती तो क्या होता? 28,12,500, सरचार्ज कितना होता? 10%, तो ये टैक्स प्लस सरचार्ज आ गया, ये टैक्स प्लस सरचार्ज आ गया।
अब अगर इनकम 1 करोड़ है, टैक्स आएगा इतना, 1 करोड़ 1 लाख रुपए है, टैक्स आएगा इतना। तो अपनी जेब से टैक्स एक्स्ट्रा जो देना पड़ रहा है ना, वो इतना देना पड़ रहा है। और इनकम कितने से बढ़ाई है? 1 लाख से, तो 75,125 मिल जाएगा एमआर। अब ये एमआर माइनस करोगे, जो बैलेंस टैक्स आएगा उसमें 4% अगर सेस ऐड करोगे, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये आंसर आपका निकल के आ गया। सो सिंपल, सो इजी। बताओ कितने आसान आसान से क्वेश्चन लग रहे हैं, मजा आ रहा है मेरे को तो, मजा आ रहा है। आओ जी अगले क्वेश्चन पे आओ जी। अगला क्वेश्चन है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज अलाउड टू। बताओ रिबेट किसको मिलेगी? जल्दी बोलो, रिबेट किसको मिलती है जी? सबको मिलती है। हाँ जी, रिबेट सबको मिलती है। रिबेट सबको मिलेगी, कंपनी को, फर्म को, किसको मिलेगी? रिबेट मिलती है रेजिडेंट इंडिविजुअल को। मैं दोबारा बोलूंगा, रेजिडेंट इंडिविजुअल को, एचयूएफ को नहीं मिलेगी, कंपनी को नहीं मिलेगी, फर्म को नहीं मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी। जिस रेजिडेंट इंडिविजुअल की टोटल इनकम 5 लाख तक होगी उसको रिबेट मिलेगी। तो देखो जी, रिबेट किसको मिलेगी? रेजिडेंट इंडिविजुअल, ठीक है। एनी इंडिविजुअल? नहीं नहीं नहीं, एनी इंडिविजुअल नहीं। रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ नहीं, ऑल एसएससी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए रेजिडेंट इंडिविजुअल जो होगा इसको मिलेगी, वो भी तब मिलेगी अगर उसकी टोटल इनकम 5 लाख तक होगी। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद 25 ए जी, सोच समझ के बोला, आप गलती करोगे जी। सेक्शन नंबर 115 बीएससी किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा जी? 115 बीएससी किस पर एप्लीकेबल होगा? क्या 115 बीएससी इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों पे लगेगा? क्या रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ पे लगेगा? किस पे लगेगा? देखो जी, 115 बीएससी एप्लीकेबल ऑन रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, एनी इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, एनी असेसी, ओनली फॉर कंपनी। तो पहली बात तो ओनली फॉर कंपनी गलत है, एनी असेसी गलत है। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, एक बार 115 बीएससी के नोट्स उठा के देख लेना, वहां पे रेजिडेंट इंडिविजुअल लिखा है या इंडिविजुअल लिखा है? इंडिविजुअल लिखा है। वहां पे रेजिडेंट एचयूएफ लिखा है या एचयूएफ लिखा है? एचयूएफ लिखा है। और ये बात तो मैंने आपको रिवीजन क्लास के अंदर बता भी दी थी कि चाहे कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई भी एचयूएफ हो, हर केस में 115 बीएससी मिल जाएगा। तो भैया आंसर आएगा बी, एनी इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, उनको 115 बीएससी मिल जाएगा। बस ये बात ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद देखो जी, रेट ऑफ टैक्स। हाँ जी, रेट ऑफ टैक्स 25% शेल अप्लाई ऑन डोमेस्टिक कंपनी इफ टर्नओवर इन, अपने आप बोल दो जी। अब अगर डोमेस्टिक कंपनी पर 25% वाला रेट एप्लीकेबल करना है, तो टर्नओवर किस साल की चेक करेंगे जी? टर्नओवर किस साल की चेक करेंगे? 1920 की, 1718 की, या 1819 की? 1819 की। मैंने कहा था अगर 1819 की टर्नओवर 400 करोड़ तक होगी तब 25% लगेगा। तो अपने आप सोच समझ के बोल देना जी, 1819, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो सर मैंने कोशिश की है हर जगह से क्वेश्चन बनाने की, ताकि आपका दिमाग खुले, आपका दिमाग चले, आपके दिमाग में जो डाउट्स होंगे ना इन एमसीक्यूज में खत्म हो जाएंगे। बाकी जो एमसीक्यूज क्वेश्चन बैंक बहुत जल्दी मैं इशू करूंगा, पूरी की पूरी अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में इशू करूंगा। आपको बस उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मतलब ये क्वेश्चन तो अलग कराऊंगा ही कराऊंगा, उसके अपने प्रैक्टिस बढ़िया से करनी है। एक बच्चा तो कह रहा है आज ही इशू कर दो ना, रुक तो जाओ नालायक, रुक तो जाओ, ठीक है 5-6 दिन रुक जाओ, अपनी परफॉर्मेंस मुझे दिखाओ कितने बच्चे अच्छे से। अब आज पता लगेगा ना मुझे, अब जब आप कमेंट बॉक्स में डालोगे 30 के 30 कितने बच्चों के सही हैं, ताकि मुझे पता लगे। और झूठ बोलोगे तो सर अपने आप से झूठ बोलोगे, मुझसे नहीं बोलोगे। हमेशा ईमानदारी रखना अपने अंदर, ये मत देखना कि कौन मुझे देख रहा है झूठ बोलते हुए, हमेशा ये देखना कि आप चेहरे में अपनी नजर मिला पा रहे हो। आप कभी चेहरे में ना, आप कभी शीशे में अगर आप खुद को देखोगे ना, आपको खुद को शर्म आएगी अगर आप झूठ बोलोगे। तो जिनके जितने क्वेश्चन सही है सच्चाई से लिखना कि सर हमारे इतने सही है, सारे सही है सारे लिखना, कुछ गलती है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एमसीक्यूज क्वेश्चन बैंक मैं फिर भी दूंगा सर, क्वेश्चन बैंक तो दूंगा ही दूंगा, बस मैं ये देखना चाह रहा हूं कितने बच्चे सही तरह से पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 27 पे आओ। सेक्शन नंबर 115 बीएडी शेल अप्लाई। हाँ जी, 115 बीएडी किस पे एप्लीकेबल होगा जी? 115 बीएडी किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी। और वो बात अलग है, वो रेजिडेंट होनी चाहिए जी। मतलब जो रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, इसके ब्रैकेट में लिख लेना रेजिडेंट। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी पर 115 बीएडी लगेगा। डोमेस्टिक कंपनी, एनी कंपनी, कंपनी के ऊपर नहीं है। 115 बीएडी एप्लीकेबल ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटी, बस ये बात ध्यान देना। उसके बाद देखो 115 बा और 115 बाब, ये किस पर एप्लीकेबल होंगे जी? 115 बा और 115 बाब। वैसे मैंने कहा था कि जब पीजीपी की रिवीजन करेंगे ना, ये दोनों प्रोविजन कराऊंगा, बट मैं देखना चाहता हूं जिसने रेगुलर बैच सही ढंग से पढ़ा है, चाहे मुझसे पढ़ा है चाहे कहीं से पढ़ा है, थोड़ा बहुत अगर आपको ध्यान आता हो 115 बा
115 बार एप्लीकेबल था, कोई भी डोमेस्टिक कंपनी 115 बार ले सकती है, पर 115 बार वही डोमेस्टिक कंपनी ले पाएगी जो न्यू कंपनी होगी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी। 115 बार हर कंपनी के लिए नहीं है, 115 बार हर कंपनी के लिए नहीं है। पहली बात, दोनों सेक्शन डोमेस्टिक कंपनी के लिए, बट कोई भी डोमेस्टिक कंपनी नहीं, 115 बार कोई भी डोमेस्टिक कंपनी, 115 बार सॉरी 115 बार वही डोमेस्टिक कंपनी जो न्यू कंपनी होगी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी। तो अपने आप बोल दो जी, दोनों सेक्शन एनी डोमेस्टिक कंपनी, आंसर इज नो। सेक्शन 115 बार फॉर एनी डोमेस्टिक कंपनी एंड 115 बार फॉर न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सब्जेक्ट टू कंडीशन, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा सही है। ठीक है, अब आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 29। अब 29 क्वेश्चन करने में मजा आएगा जी, क्वेश्चन नंबर 29 करने में मजा आएगा। अब मुझे पता लगेगा कि आप क्या कलाकारी करते हो। लास्ट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट लास्ट है, सेकंड लास्ट है मतलब। क्वेश्चन नंबर 29 देखो जी फटाफट से, सीधे होके बैठो। नालायक, मतलब बच्चा 1 घंटे के बाद ना, 1 घंटे क्लास के बाद कह रहा है "हाँ", ऐसे कर रहा है नालायक, सुस्ती फैला रहे हो। अभी 30 क्वेश्चन किए हैं बस हमने, अभी 29th क्वेश्चन चल रहा है, सुस्ती को फैला रहे हो। फटाफट से क्वेश्चन करो जी। कंप्यूट द फाइनल टैक्स लाइबिलिटी, आपको बताना है फाइनल टैक्स लाइबिलिटी एज पर सेक्शन नंबर 115 बीएससी अगर टोटल इनकम 2 करोड़ 1 लाख रुपए। सर 115 बीएससी यूज करना, मैं दोबारा बोलूंगा 115 बीएससी यूज करना। 115 बीएससी मतलब जो नए टैक्स रेट होंगे वो यूज करोगे, उसके बेस पे बताओगे अगर इनकम 2 करोड़ 1 लाख रुपए टैक्स कितना आएगा। अब मैं देखूंगा, आपको एमआर निकालना पुराने रेट से तो आता है, आपको एमआर निकालना पुराने रेट से तो आता है, नए रेट से कैसे निकालोगे आज मुझे पता लगेगा। ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन क्लास में करवाया नहीं था, मेरे को था कि मैं एमसीक्यूज क्लास में कराऊंगा ताकि मुझे पता लगे कि बच्चे अगर प्रोविजन पढ़ के क्वेश्चन करें तो कैसे करेंगे। एक बार निकालना, अभी देख लेता हूं क्या करके आते हो, क्या कलाकारी करते हो। मैं भी करता हूं, आप भी करो जी। इनकम 2 करोड़ 1 लाख रुपए है और 115 बीएससी यूज करना है तो टैक्स कितना आएगा। तो पहले तो आप ये चेक करो कि अगर 115 बीएससी लेता हूँ, अपना करो ना नालायक, मैं अपनी अपने आप से बातें कर रहा हूँ, आप अपना करो। अगर मैं 115 बीएससी लेता हूँ तो विवेक सर ने कहा था कि अगर इनकम 15 लाख से ऊपर होगी तो उस पर 30% लगेगा, और 15 लाख तक स्लैब रेट थे। तो जैसे पुराने रेट, पुराने केस में 10 लाख तक 1,12,500 आता है, वैसे ही नई स्कीम में 15 लाख तक 187,500 आता है, ये मैंने निकाल के देखा था। तो पहले देखता हूँ 15 लाख से ऊपर इनकम कितनी है। अच्छा, 2 करोड़ 1 लाख माइनस में 15 लाख, 1 करोड़ 86 लाख, उसका लगा दिया 30%, और 15 लाख पे आता है 187,500, तो टैक्स आएगा इसका 57,67,500। ये कई नालायक बच्चे मेरी चीटिंग कर रहे हैं, पाप लगेगा उन्हें, सही बता रहा हूँ, पाप लगेगा, समझ में कुछ भी नहीं आएगा। आप अपना करो, जितना भी करो, थोड़ा भी करो, गलत करो, कुछ भी करो, बट पहले अपने आप ट्राई करो आप। तो अगर इनकम 2 करोड़ 1 लाख रुपए है, 15 लाख से ऊपर वाली इनकम का 30% हो गया, फिर 187,500 ये टैक्स आ गया। सर आवाज आ रही है आपकी, आप ना बीच में मत बोलो, पोज कर लो एक बार, नालायक को पोज कर लो। अगर इनकम 2 करोड़ से ऊपर है तो फिर 25% सरचार्ज लगेगा, तो इस पे 25% सरचार्ज मैं लगाऊंगा तो 14,41,875, ये हो गया टैक्स प्लस सरचार्ज। टैक्स प्लस सरचार्ज हो गया 72,09,375। ठीक है, अब कंपैरिजन करूंगा, अगर इनकम 2 करोड़ होती तो क्या होता। तो अगर इनकम 2 करोड़ होती तो टैक्स आता, 15 लाख से ऊपर है 1 करोड़ 85 लाख, उसका 30% प्लस में 187,500, तो आता 57,37,500, और प्लस में सरचार्ज इस पे लगता, अगर इनकम 2 करोड़ तक है तो 15% तो यहाँ भी लगता, 15% लगता 8,60,625। तो ये टैक्स प्लस सरचार्ज आता 57,37,500, तो आता 65,98,125। अच्छा, अब इन दोनों में टैक्स में डिफरेंस कितना आता सर ने कहा था वो निकालना है। तो 72,09,375 माइनस में 65,98,125, तो आता 611,250। और इनकम कितने से बढ़ाई थी, इनकम बढ़ाई थी 1 लाख से, तो एम आर आता 511,250, 511,250 का एम आर आ जाता। तो फिर 511
250 का अगर मैं MR माइनस करूंगा तो फिर मेरा ये टैक्स आएगा 7209,375 माइनस में 511 250 तो आएगा 6698 प्लस में 4% सेस। तो ये आएगा जी 69,66,050। मेरा हो गया जी, मेरा हो गया, मेरा हो गया। अब ये मत कहना कि आपने पहले किया, मैंने पहले किया सर, झूठ मत बोलो, मैंने पहले किया। आप घर से करके आए थे, बट मैंने यहाँ पे तो पहले किया सर, मैंने पहले किया जी। चलो इधर देखो ध्यान से, इधर देखो। अब एक बार जिनका आंसर नहीं आ रहा एक बार वो देख लो जी। कई बच्चे का सही आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है जी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए कैसे आया एक बार वो देख लो जी। इनकम 2 करोड़ 1 लाख रुपए। आप सब जानते हो 115 बीएसई में जितनी इनकम 15 लाख से ऊपर होगी उस इनकम का सॉरी सॉरी, इधर सुना ध्यान से। अब जितनी इनकम 15 लाख से ऊपर होगी उस इनकम का 30% एप्लीकेबल होगा। अगर इनकम 2 करोड़ 1 लाख रुपए है, 15 लाख से कितनी ज्यादा है सर? 15 लाख से कितनी? 1 करोड़ 86 लाख। तो 1 करोड़ 86 लाख का 30% और 15 लाख पे टैक्स आएगा 187,500। आप निकाल के देख लेना। आप में से बहुत सारे बच्चों ने निकाला होगा इनकम 15 लाख तक 187,500 आएगा। तो आपका ना 2 करोड़ 1 लाख पे आपका टैक्स आएगा इतना। अब अगर इनकम 2 करोड़ से ऊपर है 25% सरचार्ज, आपने लगा दिया 25%, ये आ गया टैक्स प्लस सरचार्ज आ गया। अब कंपैरिजन करो, अगर इनकम 2 करोड़ होती तो क्या होता? 2 करोड़ पे टैक्स आता इतना 57,37,500। अब सरचार्ज कितना लगेगा? 10%। क्यों? अगर इनकम 2 करोड़ तक है तो 10% सरचार्ज है। ये आ गया टैक्स प्लस सरचार्ज। अब 2 करोड़ पे टैक्स आ रहा है इतना, 2 करोड़ 1 लाख पे टैक्स आ रहा है इतना, तो कितना टैक्स ज्यादा हो रहा है? 6,11,250। ये आपका टैक्स इंक्रीमेंट आ गया। अब अगर ये टैक्स इंक्रीमेंट है, इनकम इंक्रीमेंट कितना आ गया जी? 1 लाख रुपए, तो 5,11,250 रुपए का आपका एमआर निकल के आ जाएगा। इस एमआर को इस टैक्स में से माइनस करोगे, बैलेंस टैक्स आएगा, उसमें 4% अगर आप सेस जोड़ दोगे ना तो आपका ये आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो फाइनली मैंने 115 बीएससी वाला क्वेश्चन भी आपको इसलिए करवा दिया कि आपको ना ये फील ना हो कि 115 बीएससी में एमआर और इनकम कैसे निकाल, टैक्स कैसे निकालते हैं। तो अगर एग्जाम में आप क्वेश्चन 115 बीएससी वाला भी बन जाएगा ना, फाइनल टैक्स निकालना और एमआर निकालना, उम्मीद करूंगा आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने अभी तक सारे क्वेश्चन वही किए थे जहां 115 बीएससी नहीं था। अगर 115 बीएससी होगा उस केस में कैसे करेंगे वो भी आपके सामने। मतलब सेम सर, सेम तरीका है, सेम। फर्क क्या है? वहां रेट ऑफ टैक्स अलग है, यहाँ रेट ऑफ टैक्स अलग है, बाकी सारी बातें सेम है। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 हो गया जी। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन जी। लास्ट क्वेश्चन पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? कई बच्चे कह रहे हैं सर प्रॉब्लम लग रही है। एक बार आराम से वीडियो खत्म होने के बाद वीडियो पीछे करके देख लेना। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, वही सेम तरीका यूज किया है जो हम तरीका अभी तक यूज करते आ रहे थे पुरानी स्कीम के अंदर। मैंने क्या किया, जो इनकम दी है उस पर टैक्स निकाला नए रेट से, कंपैरिजन किया 2 करोड़ से, उस पर टैक्स निकाला, सरचार्ज ऐड किया, फिर टैक्स प्लस सरचार्ज दोनों का डिफरेंस देख लिया, इनकम कितने से बढ़ाई है वो देख ली, बाकी आ गया एमआर। उस एमआर को माइनस करके जो बैलेंस टैक्स आया उसमें 4% सेस जोड़ के फाइनल आंसर आपके सामने आ गया। ठीक है जी। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन जी। अब लास्ट क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं एमआर निकालना है जी। अब फाइनल टैक्स नहीं, वो कह रहे हैं एमआर निकालो 115 बीएससी के बेस पे अगर इनकम 2 करोड़ 8 लाख रुपए है। लो जी, अब ये क्वेश्चन खुद करवा, क्वेश्चन खुद करके देखो जी, जल्दी करो, क्वेश्चन खुद करके देखो। वो कह रहे हैं एमआर निकालो जी, एमआर निकालो 115 बीएससी के बेस पे अगर इनकम है 2 करोड़ 8 लाख रुपए इनकम है, उस केस में एमआर कितना आएगा? आओ जी करते हैं। इनकम 2 करोड़ 8 लाख रुपए है, कंपैरिजन करूंगा 2 करोड़ से, तो 2 करोड़ 8 लाख पे टैक्स कितना आएगा? मैंने कहा था अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहते तो एज हमेशा लेस देन 60 मानते हो। ठीक है, और एज चाहे कुछ भी मानो, 115 बीएससी में तो वैसे भी लिमिट 2.5 लाख है, वैसे भी लिमिट आपकी 2.5 लाख है, उसमें तो एज मैटर ही नहीं करती। तो अगर इनकम 2 करोड़ 8 लाख रुपए है तो 15 लाख से कितनी ज्यादा है? 1 करोड़ 93 लाख, उसका 30% प्लस में 187,500 तो आएगा 59
77,500, ये टैक्स निकल के आ गया। अब अगर इनकम 2 करोड़ 8 लाख रुपए है, सरचार्ज होगा 25, इस पे लगा दो 25% सरचार्ज, 14,94,375। इन दोनों का टोटल आ गया 74,71,875, ये दोनों का टोटल आ गया। ठीक है जी, मतलब ये आ गया टैक्स प्लस सरचार्ज, कितना आ गया 74,71,875, ये टैक्स प्लस सरचार्ज आ गया। कंपैरिजन करो, अगर इनकम 2 करोड़ होती तो क्या होता, फिर टैक्स आता 1,85,00,000 का 30% प्लस में 187,500, ये आता 57,37,500 प्लस में 10% सरचार्ज। इसका 10% अगर मैं निकालूंगा तो 10% क्यों, 15% सरचार्ज लगेगा ना। अगर इनकम 2 करोड़ तक है तो 15% सरचार्ज लगेगा ना, अगर इनकम 2 करोड़ तक है तो इसका 57,37,500 का 15% सरचार्ज, तो 860,625, मेरे ख्याल से वो ऊपर वाला ही चल रहा है, ये ऊपर किया था आपने, हाँ वही चल रहा है। अब ये टोटल आ गया 57,37,500, तो ये आ गया 65,98,125, ये आ गया जी, ये आ गया टैक्स प्लस सरचार्ज। अब ये अगर इनकम 2 करोड़ रुपए है, टैक्स आ रहा है इतना, 2 करोड़ 8 लाख रुपए है, टैक्स आ रहा है इतना। अब टैक्स में इंक्रीमेंट कितना आ गया, ये टैक्स का इंक्रीमेंट आ गया जी 74,71,875 माइनस में 65,98,125, तो टैक्स का इंक्रीमेंट आ गया 8,73,750। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, टैक्स आ गया 8,73,750, आपने इनकम कितने से बढ़ाई है जी, 8 लाख से। अब अगर इनकम 8 लाख से है सो 73,750 का आपका एमआर निकल के आ गया जी। आपका एमआर आएगा, देखो 8 लाख, मैं दोबारा बोलूंगा 8,73,750 आपका टैक्स इंक्रीमेंट है, आपने इनकम बढ़ाई 8 लाख से। अब अगर इनकम 8 लाख से है, टैक्स बढ़ा 8,73,750 से, तो 73,750 का क्या आ गया जी, एमआर आ गया। तो मेरा एमआर कितना आएगा 73,750, ये आपका एमआर निकल के आ गया। अगर फाइनल टैक्स मांगता तो फिर इसमें से एमआर माइनस करने के बाद जो टैक्स आता उसमें 4% में सेस जोड़ देता, आंसर आपका आ जाता जी। बट उसने मुझसे एमआर मांगा है, एमआर आपका निकल के आएगा 73,750, ये आपका एमआर निकल के आ गया। तो अब जाके जी फाइनली हमारे 30 के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, और मैं उम्मीद करूंगा आप में से कई सारे बच्चों के 30 के 30 सही होंगे, कुछ बच्चों के थोड़े बहुत गलत भी होंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कमेंट बॉक्स में हर बच्चा डालेगा कि 30 में से कितने सही है, सच्चाई से, कसम है आपको, देख लो, अगर आप मुझे मानते हो तो मेरी कसम है, झूठ मत बोलना। मैं कह रहा हूं अगर एक भी गलत है ना, चाहे छोटी सी भी गलती है, वो गलत बोलना, क्योंकि छोटी सी गलती भी अगर हो चुकी है एग्जाम में वो गलती होता है। जिसके पूरे सही है, परफेक्ट सही है, 30 के 30 सही है, वो बोलेगा 30 के 30, बाकी जिसके जितने सही होंगे कमेंट बॉक्स में हमने जरूर लिखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही है। ठीक है जी, लो जी, तो फाइनली हमारा चैप्टर नंबर 1 की अब रिवीजन पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, ये नीचे ना मैंने एक टेबल दी है, ये नीचे मैंने एक टेबल दी है कि भैया देखो अगर 115 बीएससी में नई स्कीम ले रहा हूँ, उसमें कौन कौन सी चीजें मुझे अलाउड हैं, कौन कौन सी नोट अलाउड है, और अगर मैं एग्जिस्टिंग स्कीम फॉलो कर रहा हूँ, मतलब ऑप्शन 1 फॉलो कर रहा हूँ, पुरानी स्कीम फॉलो कर रहा हूँ, तो आप तो सब जानते हो उसमें तो ऑलमोस्ट आपका सब कुछ अलाउड होता है। ठीक है, उसमें आपका सब कुछ अलाउड होता है। आप देख लो, सारी पुरानी स्कीम में तो अलाउड 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 ही दिखेगा, सिर्फ एक नोट अलाउड दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो हैंडीकैप एम्प्लॉय को छोड़ के होता है वो तो वैसे भी खत्म हो चुका है, तो वो तो किसी भी केस में अलाउड होता ही नहीं है। हैंडीकैप वाला जो होता है वो अलाउड होता है। तो आप चेक कर लो, पुरानी स्कीम में हर जगह आपको अलाउड ही दिखेगा। जो नई स्कीम है, देखो नोट अलाउड कहाँ दिखेगा, ये देख लो जी, हेल्पर अलाउंस, ठीक है, बाकी सारे अलाउंस हो गया, यूनिफॉर्म अलाउंस हो गया, चिल्ड्रन अलाउंस हो गया, हॉस्टल हो गया, ट्राइबल एरिया, जो मैंने अभी आपको इतने बड़े घर से जो मैंने होमवर्क दिया था ना, वो होमवर्क के बेस पे ही ये टेबल है। ठीक है, तो एक बार टेबल पढ़ लेना चाहिए। इस टेबल में कोई भी डाउट होगी कमेंट बॉक्स पे डाल देना। टेबल मैंने आपको दी हुई है, आपको बस ये टेबल याद नहीं करनी, आपके बस दिमाग में होने चाहिए कौन से पॉइंट जो मैंने उस डायग्राम के अंदर लिखवाए। अगर वो पॉइंट डायग्राम के अंदर आले आपको याद हैं, ये सारे आंसर आपको तुरंत 2 मिनट में क्लिक कर जाएंगे। और बाकी मैंने क्या बोला कि वो अलाउड नहीं होंगे, बाकी सब कुछ अलाउड होगा। तो एक बार आप इसमें से देख सकते हो जी क्या अलाउड है क्या नॉट अलाउड है, सारा कुछ आपके सामने।
ठीक है जी। पुरानी स्कीम में ऑलमोस्ट सब कुछ अलाउड होता है, नई स्कीम में कुछ चीजें नोट अलाउड होती हैं, उनको छोड़ के वहां पर भी सब कुछ अलाउड होता है। ठीक है, तो एक बार आप ये टेबल देख सकते हो, आपके मॉड्यूल में भी ये टेबल दी हुई है, मैंने वहीं से ली है। ठीक है, कई बच्चे मॉड्यूल पढ़ते नहीं हैं तो मैंने वहां से डाल दी है, और इवन जो मैंने डायग्राम बनाया है ना, वो आपके मॉड्यूल में नहीं दिया, वो मेरे खुद का है। तो अगर उस डायग्राम को पढ़ लोगे, उस डायग्राम को दिमाग में बिठा लोगे, ये टेबल आपके सामने बच्चों वाली बन जाए। आपको कोई सर बिल्कुल बच्चों वाली है, क्योंकि जो मैंने होमवर्क दिया था आप चेक करोगे, उसके बेस पे ही क्वेश्चन। ठीक है, चलो जी। तो फिर हम मिलेंगे कल, हम मंडे को जी। कल से हम चैप्टर नंबर 2 रेजिडेंशियल स्टेटस की रिवीजन करेंगे। तो कल हमारा चैप्टर नंबर 2 रेजिडेंशियल स्टेटस ऑलमोस्ट कल ही हमारा पूरा रिवाइज हो जाएगा। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कल की रिवीजन क्लास से पहले एक बार रेजिडेंशियल स्टेटस घर से पढ़ के आना। अमेंडमेंट क्लास नहीं देखी तो रेजिडेंशियल स्टेटस की अमेंडमेंट जरूर देख के आना, क्योंकि उसकी अमेंडमेंट के बिना रिवीजन क्लास के अंदर मजा नहीं आएगा। रेजिडेंशियल स्टेटस में भी अमेंडमेंट आई है, बहुत जबरदस्त अमेंडमेंट आई है, और पूरी उम्मीद है इस बार एग्जाम में क्वेश्चन वहां से बनने। ठीक है जी, तो प्लीज 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 एक बार रेजिडेंशियल स्टेटस आप पढ़ के आओगे, अमेंडमेंट देख के आओगे। अमेंडमेंट वैसे मैं कराऊंगा, बट उसकी रिवीजन कराऊंगा। अगर डिटेल में पढ़नी है तो अमेंडमेंट क्लास देख लेना। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे रिवीजन क्लास में सही समझ में आ जाती है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर कल शाम को 7 बजे हम रेजिडेंशियल स्टेटस की अपनी रिवीजन स्टार्ट करें। ठीक है जी, और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। जो बच्चे डेली इतना टाइम निकाल के आते हैं, उम्मीद करूंगा आपको फायदा मिल रहा होगा। और अगर मिल रहा है तो पता क्या करना है, क्या करना है? ठोक दो, लाइक ठोक दो। बच्चा कह रहा है लाइक ठोक देंगे, हमारा फोन किस दिन से तुड़वा के मानोगे आप। मतलब प्यार करके जाओ जी। बाकी जो बच्चे प्यार नहीं करते, जो डिसलाइक करते हैं, थैंक यू सो मच, आप मुझे और मोटिवेट करते हो कि मुझे कल और बढ़िया करना है, और बढ़िया करना है। बट अपने कर्म अपने अपने कर्म है सर। मैं हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ, और हमेशा दिल से अपना बेस्ट दिया पूरी फैमिली के लिए। अब जो डिसलाइक करते हैं, मुझे नहीं पता वो क्यों करते हैं, शायद उनकी एक हैबिट ही बन चुकी है। कई बच्चे तो बिना देखे ही, मतलब अभी क्लास स्टार्ट नहीं होती उससे पहले डिसलाइक ठोक दो। कई नालायक, उससे पता लगता है कि देखो जलने वाले कैसे हैं। और ये आज की रियलिटी है। कम से कम क्लास अगर वो देख लेता ना, क्या पता उसको भी टेक्स्ट से प्यार हो जाता। या तो वो करना चाहता ही नहीं है, वो कहता है मेरा एक काम है बस, मैं डिसलाइक करके क्लास पूरी देखेगा, समझेगा वो सारा कुछ, सब कुछ नजर रखेगा, बट वो डिसलाइक करके रखेगा। तो ऐसे बच्चों को सफलता कहाँ मिलेगी? ऐसे लोगों को सफलता नहीं मिल सकती सर। ठीक है, हमेशा मैं ऑलवेज कहता हूँ दूसरों को अप्रिशिएट करने वाले बनो, दूसरों की हेल्प करने वाले बनो, अच्छे इंसान बनो। डिग्री 100% मिलेगी, अगर इंसान अच्छे नहीं होंगे ना, लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। लोगों को इग्नोर करना सीखो, अच्छे इंसान बनो। जो दोस्त तुम्हारी बुराई भी करे ना, उसके लिए अच्छा सोचो, बिलीव में उसके लिए अच्छा सोचो। आपने अपने कर्म अच्छे करने हैं, उसके कर्म छोड़ दो, आपके कर्म अच्छे होने। ठीक है, और मैं दोबारा बोलूंगा, कर्म फल भोगना पड़ता है। सही बता रहा हूँ, कर्म फल भोगना पड़ता है। लोगों की दुआएं और बददुआएं बहुत कम ऐसा होता है उनकी खाली जाती है, कहीं ना कहीं वो निकल जाती है। तो बेस्ट अपने तरफ से अपना बेस्ट दो। हमेशा एग्जाम के लिए भी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, उनको प्राउड फील कराओ, उनका नाम रोशन करो। और मेहनत कर रहे हो तो कमिटमेंट करके जाओ कि सर जून के एग्जाम में ना अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये सारी मेरी मेहनत सिर्फ एक चीज के लिए है कि आपके पेरेंट्स को प्राउड फील हो। ठीक है जी, चलो जी, फिर बाकी मुलाकात करेंगे कल शाम को 7 बजे, इसी एनर्जी के साथ, इवन इससे ज्यादा एनर्जी के साथ रेजिडेंशियल स्टेटस की रिवीजन करेंगे। उम्मीद करूंगा आप उससे एक बार पहले पढ़ के आओगे, ताकि रिवीजन क्लास आपकी बेस्ट बन जाए। और फिर रेजिडेंशियल स्टेटस की रिवीजन कंप्लीट करने के बाद फिर उसके एमसीक्यूज करेंगे जी। तो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी करेंगे, चैप्टर वाइज रिवीजन भी करेंगे। ठीक है जी, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच, बाय बाय जी, गॉड ब्लेस यू। ठोक दो ठोक दो ठोक दो ठोक दो, बच्चा कह रहा हाँ फोन तोड़ दो आप हमारा। बाय बाय जी, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू यार, लव यू सो मच।